सो हे मैं कौशल, वेलकम लेट्स सिंग अनदर वे। एंड आज हम करने जा रहे हैं तुम्हारा द मॉडर्न एज इन यूरोप, फीट रेनेसा। तो सबसे पहले चैप्टर तुम्हारा रेनेसा आता है, फिर रिफॉर्मेशन, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये सब फॉलो करेंगे। ठीक है, तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा ये सब हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। नहीं तो रट्टे लगाने को तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं, पर हम ये चैप्टर लेके आए हैं फाइनली। आई नो काफ़ी देर बाद आया है ये चैप्टर, थोड़ा तुम्हारा 10th का कंटेंट आने लग गया था, बट मे 9th का ही रहेगा, मतलब जब तक तुम 10th में नहीं हो जाते। सो हाँ, मतलब कुछ डिले हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं खुद यार काफ़ी तो बोलना थोड़ा ऐसा होगा कि मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा, बहुत पीएम ही बन गया मैं देश का, बट नहीं, स्टिल काफ़ी काम है। ठीक है, वो चल रहे होते हैं, तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, बट अर्जेंट काम होते हैं काफ़ी, तो वो करने पड़ते हैं। वेल, इस पर कभी और बात करेंगे। सो अगर तुम्हें जैसे कमेंट आते हैं, मुझे पिछली वीडियो पे 10 कमेंट आए कि कौन हो मतलब कहाँ पे ऐसे मेरे रिलेटेड, तो 10K कराओ, पता लग जाएगा। सो अब ये आता है कि तुम्हारे इसमें हम कॉजेज, प्रिंसिपल्स, बिगिनिंग, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस सब डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जस्ट फॉर रेफरेंस, वैसे ये क्लास 9 ICSE के लिए है, पर जस्ट फॉर रेफरेंस हम टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स ऑफ मॉर्निंग स्टार यूज़ कर रहे हैं, क्लास 9 ICSE का। उसका चैप्टर 11th है द मॉडर्न एज यूरोप, फीट रेनेसा। सो अब भाई साहब ये बुलेट वगैरह, हाँ, तो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं ये चैप्टर में। इसमें तुम्हारा होगा कि रेनेसा कैसे ऊपर आया, क्या क्या रीजंस थे, पहले तो कॉजेस क्या क्या थे, क्यों ज़रूरत पड़ी, प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, कि उसमें था क्या, रेनेसा एक टर्म है, इसमें है क्या, फिर बिगिनिंग कैसे हुई, फिर इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा लोगों पे, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या निकले, सब डिस्कस करेंगे। अब ये तुम जान लो कि यूरोप, तुम कहोगे भैया हम अभी वर्ल्ड के बारे में पढ़े हैं, चलो अभी इससे पहले जो हमारे सब थे वो इंडिया के, मोस्टली इंडिया तक थे ना, कि जैसे ये मीराबाई वगैरह थे, जो सैंड जेवियर थे वगैरह, सब इंडिया के थे। ठीक है, मतलब इंडिया में एटलीस्ट आए थे ना, तो फिर ये सब इंडिया से रिलेटेड एकदम से उठ के यहाँ पे क्यों पहुंच गया? बिकॉज ये तुम्हारा वर्ल्ड के लिए भी 3 चैप्टर हैं तुम्हारा, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री दिखाई जाएगी, वर्ल्ड के लिए भी आएगा। जैसे अब तुम 10th में आओगे, तुम्हारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक पूरा यूनिट होगा, उसमें वर्ल्ड वॉर वगैरह सब क्यों होगा? क्योंकि वर्ल्ड के बारे में भी चाहिए ना तुम्हें नॉलेज। तो अब ये तुम कहोगे फिर यूरोप ही क्यों, मतलब अगर तुमने वर्ल्ड के बारे में समझाना है तो यूरोप में ही क्यों? बिकॉज तुम देखो, ये जो यूरोप है ना, इसने जो तुमने पढ़ा ये बहुत कुछ इंपैक्ट करेगा, मतलब पूरी दुनिया तो ऐसे ज़्यादा हो गया, बट बहुत हद तक मोस्ट ऑफ द मतलब जो अर्थ है उसको ये इम्पैक्ट करता था। जो भी यूरोप में ऐसा बड़ा चीज़ होता था, जब मॉडर्न एज आई यूरोप में, इसमें क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले यहाँ पे आई, जैसे फॉर एग्जांपल, फिर बाकी कंट्रीज में गई, सब कुछ हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो। तो अब हम पढ़ते हैं हुआ क्या था, रेनेसा की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये पैरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं तुम्हें कुछ हिस्ट्री बताऊंगा, तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ोगे तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आएगा भाई किस एरिया की बात हो रही है, क्या हो रहा है। समझाता हूँ, पहले ये पैरा पढ़ लेते हैं। द टर्म रेनेसा मीन्स रीबर्थ और रिवाइवल। तो रेनेसा का लिटरल मीनिंग है, उस शब्द का मीनिंग है रीबर्थ और रिवाइवल। इट स्टैंड्स फॉर अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशनल मूवमेंट इन यूरोप बिटवीन द मेडिवल एंड मॉडर्न एरा, बिगिनिंग इन द 14th सेंचुरी इन इटली एंड लास्टिंग इनटू 17th सेंचुरी। तो ये जो मेडिवियल अभी हम पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे देखो मॉडर्न एज लिखा, इससे पहले मेडिवियल एज के सारे चैप्टर्स थे। तो मेडिवियल एज से मॉडर्न एज का जो ट्रांजिशन पीरियड था, इसको बोलते हैं रेनेसा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशनल मूवमेंट हुई थी, कि ये पुरानी थिंकिंग को छोड़ के नई थिंकिंग में आ गए। देखो तुम ये चीज़ समझ लो कि कहीं भी मैं कहता हूँ आज के टाइम पे भी हो या कुछ भी हो, पुरानी कोई थॉट प्रोसेस, नई थॉट प्रोसेस, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा अगर दोनों साथ में आएंगी। ठीक है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम से ही सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, जो पुरानी थिंकिंग वाले लोग हैं वो काफ़ी देर तक, मोस्ट ऑफ देम 90% लोग पुरानी थिंकिंग ही रखेंगे। लेट्स से तुम कहते हो दोनों ही, वैसे तो सही गलत अब वो तो सब्जेक्टिव हो जाएगा काफ़ी, बट स्टिल अगर तुम कहते हो कोई पर्टिकुलर चीज़ में जो कि बहुत गलत है, डाउरी सिस्टम या कुछ हो गया मतलब, ठीक है लेट्स से, तो वो चीज़ गलत है, नए वाले कहते हैं हमने नहीं लेना, बट पुराने वाले होते हैं ना कि हमें तो डाउरी चाहिए वगैरह सब होता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि यार तुम कुछ ऐसा, ये नए रेवोल्यूशनरीज कुछ आ जाएंगे और ये सब कुछ सबकी थॉट प्रोसेस बदल देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी नहीं मानेगा, कुछ लोग मानेंगे वो इधर आ जाएंगे, कुछ लोगों को उनकी थॉट प्रोसेस सही लगेगी वो उधर चल जाएंगे, एंड दैट वुड क्रिएट थोड़ा बहुत हैवॉक हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। तभी उन्होंने बोला कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशनल पीरियड है, तो कोई भी चीज़ हो उसको टाइम लगता है। जैसे अब तो कम ही हो गया, बट स्टिल ऐसा था पहले बहुत। तो 14th सेंचुरी इन इटली में शुरू होता है, 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी। 14th सेंचुरी मतलब ये नहीं होता कि 1400 कुछ, जैसे मैंने तुम्हें बताया हुआ है ना, 14th सेंचुरी को अगर तुमने हिसाब लगाना है तो मतलब 1300 कुछ, 1300 प्लस जो ईयर होंगे वो होगा तुम्हारा 14th सेंचुरी। इतना तुम्हें समझ में आ गया। इट मार्क द रिवाइवल ऑफ द फ्रीडम टू थिंक एंड टू एक्ट विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो फ्रीडम टू थिंक वगैरह पहले इतनी भी नहीं, सोचने की आज़ादी भी नहीं थी, ये आएगा, अभी आऊँगा मैं तुम्हें, जो डार्क एज थी उस पर आऊँगा।
It was also a revival of the study of the ancient Greek and Roman classics. During this period, many remarkable changes took place in Europe, which had their impact on the history of the world. One of them was the disintegration. Disintegration मतलब कि तोड़ देना, breaker of chains वगैरह. अभी मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है ना, तो थोड़ा उस वैसे ही बोल रहा हूँ मैं. Of the feudal system in Europe, which urged in the usage in the new social and economic order. Usage मतलब होता है कि मतलब दिखा देना लोगों को, ठीक है. तो लोगों यूसर्च इन अ न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, या फिर बदल जाना, ठीक है. जैसे कि मैंने कहा कि जो फ्यूडल सिस्टम जब गया यूरोप से, तो एक नई चीज़ आ गई, नई सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर आ गया, वो आएगा भी, वो कॉन्सिक्वेंसेज में तुम्हें अच्छे से समझाएंगे. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा. तो ये मॉडर्न एरा की शुरुआत रख दी गई. अब इसका कहने का क्या भाव है यार, देखो यूरोप का पहले तो मैप देख लेना, एक बार वर्ल्ड मैप देख लेना या यूरोप का मैप स्पेसिफिकली देख लेना गूगल करके एक बार, एक तो ये गैस वगैरह, ठीक है. तो तुम्हें पता लग जाएगा कि अच्छा है क्या चीज़. मेन कंट्रीज या कंट्रीज तो नहीं, मेरे सिटीज़ अगर मैं बोलूँ तो तुम्हारी एक आएगी भाई कि इटली, एक आएगी इटली, एक आएगी तुम्हारी यहाँ पे लिखी हुई है जो कॉन्स्टेंटिनोप है. मुझे खुद बोलना नहीं आ रहा वैसे, कॉन्स्टेंटिनोपल. अच्छा कॉन्स्टेंटिनोपल है, कॉन्स्टेंटिनोप नहीं, कॉन्स्टेंटिनोपल. अब तुम कहोगे भैया ये नाम तो कहीं सुना ही नहीं, इटली तो फिर सुना हुआ है, चलो इटली का तो मतलब सुना ही हुआ है, ये कहाँ से आया कॉन्स्टेंटिनोपल. तो ये भाई तुम्हारा कॉन्स्टेंटिनोपल अब इस्तानबुल से बुलाया जाता है, ठीक है, काइंड ऑफ. पहले इसको ये बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, अब इसको इस्तानबुल बोलते हैं. सो या अब यूरोप का मैप तुमने देख लिया, तुम्हें पता है ना कहाँ कहाँ एग्जैक्टली नहीं पता, बट तुम्हें पता होगा कि इटली कुछ इधर को होगा. अगर तुम वो लगाओ पूरा रोमन, या फिर तुम ना रोमन एम्पायर देखना, तो उसमें भी वही यूरोप में ही होगा. यहाँ पे इटली है, इस साइड पे कॉन्स्टेंटिनोपल है. अब रोमन एम्पायर के बारे में सुना होगा ना, ग्रीस वगैरह ये सब सुना होगा, भाई ये तो बहुत तगड़ी जगड़ी चीज़ें थी रोमन एम्पायर, ठीक है, मतलब सुना हुआ है हमने क्या है. बट अब यहाँ पे पता क्या है, ये सब हुआ कैसे. अब मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ काफ़ी ऐसा मतलब वो हो जाएगा. बट पहले क्या था, ऐसा यूरोप था, एक रोमन एम्पायर थी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एरिया में. फिर क्या हुआ, जो इटली वगैरह वाली साइड थी और जो कॉन्स्टेंटिनोपल वाली साइड थी, वो स्प्लिट हो गई इन द सेंस इनके अपनी सिविल वॉर वगैरह हुए. इनको लगा कि यार मेरा मतलब आपस में लड़ाइयाँ नहीं हो जाती, राजा वर्सेस राजा, या कुछ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कुछ कुछ हुआ होगा. रोमन एम्पायर इधर रह गई, और जो एक नई एम्पायर बनी जो कि जैसे हम कहते हैं बाइजेंटाइन, मतलब उनके ही बंदों ने बनाई, ठीक है, उसे बोलते हैं बाइजेंटाइन. अब धीरे धीरे नहीं मैं कहूँगा, मतलब कुछ ही सालों में तुम कह लो, जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी वो बड़ी हो गई, रोमन एम्पायर छोटी हो गई. पहले सोचो, मतलब तुम जस्ट फॉर एग्जांपल तुम सोचो पूरे एशिया पे एक एम्पायर रूल कर रही है. ऐसा हुआ नहीं, मैं तुम्हें जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ. पूरे एशिया पे एक एम्पायर रूल कर रही है, फिर एशिया का आधा आधा हो गया, इधर वो वाली एम्पायर रहेगी, इधर कोई नई एम्पायर आई, और फिर जितनी भी पावर्स थी कुछ सालों के अंदर अंदर वो सब उधर चली गई. मतलब जितनी पावर्स थी उनके पास है, ये तो सिर्फ थोड़े बोटे रह गए. अब तो कितना फ़र्क हुआ होगा. तो वही चीज़ हुई. अब ये ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल तभी हो गई, 14 to 17 के बीच में नहीं हुआ, ये पहले हो गया था, ये 3rd to 5th सेंचुरी में हो गया था, ठीक है. तो 3rd to 5th सेंचुरी में जो हुआ, मतलब AD में, तो 3rd to 5th सेंचुरी में जो काम हुआ उसका इनको असली में 14 से 17 सेंचुरी में रिजल्ट टाइप दिखा. तो जब ये दोनों एम्पायर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रोमन एम्पायर और यहाँ पे आती है बाइजेंटाइन एम्पायर, ये ऐसे बट गई, ठीक है. अब रोमन एम्पायर इतनी पावरफुल क्यों थी मुझे बताओ. रोमन एम्पायर वॉज पावरफुल बिकॉज इनके अंडर ना काफ़ी पोर्ट्स आते थे. पोर्ट्स पता ना, तब प्लेन जहाज नहीं होते थे तुम्हारे पास. अगर तुम्हें एक देश से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में सामान पहुंचाना है वगैरह सब करना है, तो तुम्हें क्या चाहिए भाई बताओ. या तो तुम्हें लैंड होगा, क्या मतलब तुम सामान ऐसे बुलॉक्स वगैरह में ऐसे कार्ट वगैरह में भेज रहे हो, या फिर तुम्हारे पास होगा कि सी रूट होगा कोई. तो जो सी रूट होता है वो बहुत पावरफुल होता था उस टाइम पे. अब भी है, मतलब शिप्स वगैरह इतनी जाती हैं, बट उस टाइम पे तो कुछ अलग ही वैल्यू होती होगी ना, जब एयरप्लेन का कोई सवाल ही नहीं था, राइट. तो तब क्या होता था, जो शिप्स वगैरह आनी वो सब कोई पोर्ट में रुकेंगी, वो सब. तब वहाँ पे एक है मेडिटेरियन सी, एक है तुम्हारा रेड सी. ये दोनों सीज पहले इनके कंट्रोल में थे, लड़ाई हुई, वो एरिया सारा इनके अंडर आ गया. तो फिर क्या होता है यार, यहाँ पे शिप्स रुकी हैं, हम आगे तभी जाने देंगे, तुम हमें इतना रेवेन्यू दोगे, ये चीज़ होती थी. या फिर इतने % कमीशन दोगे जितना तुम आगे खर्च के आओगे, इतना पैसा कमा के आओगे, उस पर इतने %, 10%, 5% हमें कमीशन चाहिए. तो सोचो कितना पैसा बिना कुछ करे आ गया, क्योंकि उनके अंडर थी, बाइजेंटीन एम्पायर के अंडर जो एरिया था उसके लिए. जैसे अगर तुम्हें सिल्क वगैरह मंगाना है या कुछ मंगाना है एशिया वगैरह से, तो रोमन एम्पायर तक पहुंचाना है या फिर आगे पहुंचाना है, तो उस सब के लिए क्या चाहिए तुम्हें, शिप्स से. शिप्स कैसे मिले बताओ ना. शिप्स वगैरह जो थी वो सब आएंगी तो रुकेंगी ना यहाँ पे, तो सारा पैसा इनको देना पड़ेगा. तो ये बहुत अमीर बन गई, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी. और यहाँ पे लोगों को अब
इनसे भी ज़्यादा एक पर्शियन एम्पायर बहुत तकड़ी थी, ठीक है, मतलब इस टाइम पे पर्शियन एम्पायर बहुत फ्लरिश कर रही थी, बट अगर इन दोनों में देखें तो ये काफ़ी ऊपर पहुंच गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बाइजेंटीन एम्पायर थी, इन्होंने क्या किया कि मतलब अपना टॉलरेंस रखी कि तुम साइंटिफिक डिस्कवरीज करो, कुछ भी करो, सब चलेगा। रोमन एम्पायर में क्या हुआ, जो क्रिश्चियंस थे यहाँ पे इनके थोड़ा ना वो हो गया कि जैसे मैंने कहा अगर ये स्ट्रॉन्ग वीक है तो वीक क्यों हुई, क्योंकि इनके टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े, ठीक है, टुकड़े टुकड़े इन द सेंस के मतलब अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बट गया। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर राजा गवर्न कर रहा है, कुछ टाइम तक हुआ बट फिर वो भी नहीं चला। मेन अथॉरिटी अब रही चर्च के पास, क्यों, हर स्टेट में या फिर हर जो भी प्रोविंस था उस टाइम पे उन सब में वो चर्चेज होती थी। चर्चेज जो लोगों को कहती थी वो सब वो करते थे, क्योंकि वो तो कहते हैं ना भगवान ने किया, जीसस क्राइस्ट ने किया, वो सब किया। तो एक टाइम से वो तो होता ही है ना, तुम रिलीजन के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, ठीक है, ऐसा काफ़ी होता है। तभी काफ़ी तुम रिलीजियस रैली पॉलिटिकल रैलीज वगैरह देखो, उसमें क्या बोलते हैं, रिलीजन आता है बीच में। बहुत मुश्किल है इनको सेपरेट करना, वो कभी और बात करेंगे वैसे, बट स्टिल इसलिए क्या हुआ, रोमन एम्पायर काफ़ी ऐसा लोगों को इकट्ठे रखना, कैथोलिक चर्च ने रखा। कैथोलिक चर्च क्या करने लगी, फिर धीरे धीरे करप्ट वगैरह हो गई। वो कहती कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है, हम क्या बोल रहे हैं, जो भगवान बोल रहे हैं। मतलब ऐसा होता नहीं था, कोई भी काम हुआ है उसे बोलते थे मिरेकल है, फ्लैट अर्थ में मानते थे वगैरह सब, मतलब यू नो डिस्कवरी नहीं होती थी तो तुम वही सब मानोगे और लोगों को सोचना नहीं दिया जाता। तुम खुद सोचो, अगर कोई ऐसी थॉट प्रोसेस लेके आता था जो तुम्हारे खिलाफ है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लड़ लोगे। आज के टाइम पे क्या ही कर सकते हो, या तो तुम इग्नोर करोगे, मैं बात ही नहीं कर, या फिर सुनोगे उसको। ऐसा कुछ नहीं होता था वहाँ पे क्या होता था, अगर तुमने कैथोलिक चर्च ने जो कहा है उसके खिलाफ कुछ बोल दिया या फिर कुछ ऐसा इन्वेंट कर दिया या फिर कुछ एटलीस्ट सोच लिया कि व्हाट इफ अर्थ गोल होती, व्हाट इफ हम मतलब क्या कहते हैं आसमान में हमारे अलावा भी कुछ होता, व्हाट इफ जो पहले ऐसे मानते थे कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये सन है, ये अर्थ है, पर ऐसे ऐसे हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा ऑब्वियसली, हमें पता ही अब। तो व्हाट इफ ऐसा होता है, ये सब सोचने नहीं दिया जाता था भाई, तभी क्रूसीफाई कर दिया जाता था, तभी चिनवा दिया जाता था, तभी मतलब जो भी मतलब हैंग कर दिया या कुछ भी ऐसे मार देते थे। और जो मतलब बाहर से लोग, कई लोग, ऐसा नहीं था, अब यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो यहाँ से कुछ लोग यहाँ पे आते थे। अब जो लोग आते थे उनको विचेस, तुम ये थे ना, विचेस को ऐसे मारा जाता था, लड़कियों को, मतलब उनको कहते थे ये तो विचेस हैं, ये तो मतलब राक्षसनी टाइप्स हैं, इनको मार दो, और जिंदा जलाया जाता था उनको। मतलब इतना ज़्यादा होता था ना, मुझे याद नहीं, बट यार कोई टेड की वीडियो थी, टेडएक्स टॉक नहीं थी एक्जैक्टली, बट वो एनिमेटेड वाली होती है ना, उनकी कोई वीडियो थी, अगर मुझे याद रहा मैं लिंक करूँगा डिस्क्रिप्शन, वो देखना, उसमें पूरा बताया था उन्होंने क्या क्या होता था पहले, विचेस वगैरह को कैसे, मतलब लड़कियों को मानते थे कि ये तो विचेस हैं, इनको मार दो, ऐसा लोगों में हॉस्टिलिटी डाल दी थी यार एक दूसरे के खिलाफ। तो अब मेन इनको कौन कमांड कर रहा था, कैथोलिक चर्चेस। तो कैथोलिक चर्चेस, ठीक है, जो इनके पोप वगैरह थे, वो जो इनको कहते थे वही लोगों ने करना है, उनके खिलाफ कुछ सोच ही नहीं सकते ना, तो ऑब्वियसली वही मेंटालिटी बन गई, ब्रेन वॉश हो गया, सब हो गया। तो बाइजेंटीन एम्पायर बहुत फ्लरिश कर रही थी। अब यहाँ तक सब चंगा सी, मतलब सब चंगा तो नहीं सी, बट स्टिल ऐसा यू नो इनकी एम्पायर में तो ठीक था और यहाँ पे चल रहा था, लोगों को भी कोई शिकायत नहीं थी, जो वो कह रहे थे वो कर रहे थे, जो वो कह रहे थे वो कर रहे थे, पैसा देना है तो दे रहे थे, सिंपल। अब यहाँ पे एक फैक्टर आते हैं कॉजेस। ये कॉजेज में पहला है कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब कॉन्स्टेंटिनोपल ये आएगा आगे। कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, मैंने ऐसे ही लिखा है, वेस्ट में रोमन एम्पायर थी, ईस्ट में बैजेंटीन एम्पायर थी। यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल था, यहाँ पे इटली था, इटली इनके अंडर आ रहा था, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन जितना पैसा कमाने की पॉट्स वगैरह थी वो सब बैजेंटीन एम्पायर के अंडर आती थी। तो अब क्या हुआ, बैजेंटीन एम्पायर का जो कैपिटल था वहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना, पूरा आज़ादी थी कि तुम कोई भी डिस्कवरी करो, कुछ भी करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, एंड मतलब प्रमोट करेंगे सब तुम्हें, एंड तुम लिटरेचर वर्क्स करो, कुछ भी करो, सब फ्लरिश हो रहा था वहाँ पे। यहाँ पे वो होने नहीं दे रहे थे, यहाँ पे कोई आता था उसको पहले ही मार देते थे, तो लोगों ने आने बंद कर दिया, तो कोई थॉट बाहर का आ ही नहीं सकता, जो वो कह रहे हैं उनको मानना पड़ रहा है। अब बैजेंटीन एम्पायर में स्कॉलर्स वगैरह बहुत कुछ लिखा जाता था, और मेन जो उनका कॉन्स्टेंटिनोपल था वहीं पे सब कुछ होता था ना, मेन जो मतलब अब कैपिटल होता है ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होंगी, ज़्यादा प्रिविलेजेस होंगे। सो कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, एंड वाज अ सेंटर ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर्स। एम्पायर का तो सेंटर था ही, इंडिया जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, इंडिया का जो सेंटर है वो दिल्ली है, चलो वैसे हम एम्पायर नहीं है, बट मौर्यन एम्पायर लगा लो, मौर्यन एम्पायर का पाटलिपुत्र था, आई थिंक पाटलिपुत्र ही था, कंफर्म कर लेना यार, मेरे हिसाब से वही था। तो मौर्यन एम्पायर का पाटलिपुत्र था, वैसे ही बैजेंटीन एम्पायर का, या फिर मैं कहूँ ईस्टर्न रोमन एम्पायर का क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल था। एंड एक और चीज़ का कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल, ग्रीक एंड रोमन कल्चर्स का, क्योंकि यार पहले तो ये एक ही होता था,
रोमन वगैरह, तो उनके जो कल्चर्स वगैरह वो सब प्रिजर्व्ड कहाँ थे? कॉन्स्टेंटिनोपल पे, कॉन्स्टेंटिनोपल पर। ऑलराइट, it has a valuable manuscripts of Greek and Roman writers, but Constantinople fell in the hands of Turks in 1453। तो जो टर्किश रूलर्स थे, जो ऑटोमैन एम्पायर थी, किसने कैप्चर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को? ऑटोमैन, यही है ना, ऑटोमैन एम्पायर। तो ऑटोमैन एम्पायर कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कब? 1453। इसके बाद ही असली चीज़ें शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कैप्चर कर दिया कॉन्स्टेंटिनोपल को। कॉन्स्टेंटिनोपल को किन्होंने? तर्क्स ने, मतलब मे भी तुम कहते इस्लाम ने, ठीक है। तो उन्होंने इनको, अब ऑटोमैन एम्पायर ऐसा नहीं है कि पहली ट्राई में कर गए, इन्होंने भी कितनी सदियां लगाई, कितनी बार ट्राई किया। क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल पे तुम्हें कहा ना बहुत पैसा था, कुछ करो ना, तुम्हारे पास वो जगह हो, तुम्हारे पास पैसा है, क्योंकि तुम डिसाइड कर सकते हो कितनी कमीशन चाहिए तुम्हें, सब कुछ चाहिए। तो दैट्स वाई इसके पीछे बहुत लोग पड़े थे। अब जो ऑटोमैन एम्पायर थी ये फाइनली 1453, मतलब ये 3 BC 4 BC 5 BC में लगी हुई थी, सॉरी BC कह दिया, AD में, ठीक है। तो वहाँ से लगी हुई थी। फाइनली 1453 में इनको जीत मिल गई एंड इनको कॉन्स्टेंटिनोपल मिल गया। अब कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल मिल गया तो धीरे धीरे आसपास के सारे रीजन्स आ गए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखो, मैनी ग्रीक्स एंड रोमन स्कॉलर्स वर दस फोर्स्ड टू शिफ्ट टू रोम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप विद देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो रोम देन बिकम द सेंटर ऑफ ग्रीक जर्मनी। तो फिर सब लोग रोम में आ गए, रोमन एम्पायर है ना, तो सब लोग रोम में आ गए। तो यहाँ के लोग यहाँ पे आ गए। ऑटोमैन एम्पायर कहाँ पे आई थी? इधर आई थी, वो लोग यहाँ पे आ गए। अब क्या हुआ कि जो ऑटोमैन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल, तो उन्होंने एक, मतलब तुम कहते हो चॉइस दी या कुछ दिया कि या तो तुम क्या करो कि इस्लाम में परिवर्तन हो जाओ और यहाँ पे रह लो, या तो तुम चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अब देखो, ऑब्वियसली तुम कहते हो मार सकते थे, मारने का फायदा ही क्या था? मार देते वो तो जनरल जनता रह जाती। उन्होंने क्या किया? ऑप्शन से को क्या रखी, कितनी तकड़ी रखी गई, यहाँ से चले जाओ। यहाँ से कहाँ चले जाओ, कहाँ जा सकते हैं? रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में जो अगर बड़े बड़े स्कॉलर्स वगैरह होंगे उनको बोलने तो दिया नहीं जाता, पहले ही चिनवा दिया जाता, मतलब वहाँ पे तो मरे ही मरे हैं। जो बाइजेंटीन एम्पायर, मतलब अब तो ऑटोमैन एम्पायर के अंडर आ गई, अब यहाँ पे अगर रहे तो यहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट होके उनकी जितनी भी रिलीजियस बातें थी सब भूल के इस्लाम को मानना पड़ना था। एंड सेकेंडली, अब जो इतने बड़े स्कॉलर्स थे जिनको सब लोग मानते हैं, अगर वो रुक रहे हैं तो बाकी लोग भी रुकते, वो सब भी इस्लाम में, तो कितना बड़ा उनका फायदा होता। तो मारने से क्या ही था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी मर्जी। पर मेजॉरिटी ऑफ देम रोमन में शिफ्ट हो गए। वो कहते हैं हम नहीं आएंगे आपके ऐसा सर, हम रोमन में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया मेरा गला। These scholars were geniuses, men of liberal outlook। लिबरल मतलब कैसा नहीं, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे विचार रखना, खुले मतलब सबके विचारों को समझना वगैरह, उसको लिबरल बंदा बोलते हैं। आजकल थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज से ये हम कह सकते हैं लोगों को कनेक्ट करें। मुझे एक कमेंट आया था यार, मतलब मेरे दूसरे चैनल पे मैंने एक पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाई थी, मतलब उसमें मैंने बताया था कि कैसा कैसा होता है थोड़ा बहुत अंदर। उसमें मुझे आया था एक और लिबरांडू आ गया एंड आई वाज लाइक यार क्या मतलब? लिबरल का मतलब अगर तुम डेफिनेशन देखो तो क्या होता है? टू एक्सेप्ट डिफरेंट ओपिनियंस एंड ऑल। तो वो तो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर पार्टी के रिलेटेड थोड़ी होना चाहिए, राइट। Humanism and logical thinking, wherever they want, they can spread their new spirit and ideas. In this way, they revive the interest of the people in the study of Greek philosophy, science, art, and literature. The revival of the learning of the Greek art, the prayers for the Renaissance. तो यहाँ से जितनी भी उनके पास चीज़ें थी ना, वो सब उठा के इधर आ गए। चीज़ें थी मतलब उनके जो राइटिंग्स थी, सब कुछ था। एंसेस्टर्स की बहुत पुरानी चीज़ें, तुमने कहा था ना कॉन्स्टेंटिनोपल में ही थी, वहाँ से लेके सब लोग, जो ग्रीस की थी, जो रोमन की, सब लेके आ गए यहाँ पर, अंदर आ गए। पहला रीज़न तो ये था किसका? रेनेसा का। अब रेनेसा ऐसा नहीं है कि इसी रीज़न जो लोग इधर आए उससे ही हुआ, कुछ रीजंस हैं, कितने 1 2 3 4 5 रीजंस हैं, उनकी वजह से हुआ। दूसरा क्या है? डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म क्या चीज़ है यार? फ्यूडलिज्म एक सिस्टम था जो कि मेडिवियल यूरोपियन सोसाइटी में होता था, जो कि मोस्टली मतलब इधर ही होता था, ठीक है, उधर भी होता था बट उन्होंने ओवरकम कर लिया था, तो मेजॉरिटी इधर ही था। फ्यूडलिज्म क्या होता है कि फ्यूडलिज्म में कैसा है कि राजा नीचे बंदे रखेगा कुछ, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये वैसे मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के अगर एग्जांपल तो मैं समझाने लगा था, बट मेजॉरिटी ऑफ तुमने देखा नहीं होगा, सो आई वुड नॉट यूज़ दैट एज एन एग्जांपल। और मैं ये भी नहीं कहूँगा पढ़ाई छोड़ के देखने लग जाओ, मतलब इंटरेस्ट है तो मर्जी है तुम्हारी, बट मैं फोर्स नहीं करूँगा। वैसे तो गेम ऑफ थ्रोन्स अच्छा है, मेजॉरिटी ऑफ इट। बट एनीवेज, लैंडलॉर्ड्स वर बॉन्ड टुगेदर बाय ऑब्लिगेशन एंड डिफेंस। तो अब क्या है यार कि द किंग, जो राजा है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, आई डोंट नो, यहाँ पे बनाता हूँ, तुम देख भी पाओगे। तो ये अगर मैंने बनाया तो जो सबसे टॉप पे बैठा है ये कौन है? ये है किंग तुम्हारा,
ये है किंग। उसके बाद आती है एक और लेयर, ये कौन है? द किंग यूज टू गिव एस्टेट्स टू हिज लॉर्ड्स हू वर नोन एज ड्यूक्स एंड अर्ल्स। इसे हम बोलते, इन्हें हम बोलते थे लॉर्ड्स, या फिर उनकी ज़बान में बोले तो ड्यूक्स और अर्ल्स। तो ड्यूक्स और अर्ल्स मतलब लॉर्ड्स को बोला जाता था यहाँ पे। उसके नीचे आते थे ये लोग। अब जो राजा था, मैं तुम्हें अच्छा पहले बना ही देता हूँ, ठीक है। तो जो राजा था, राजा अपने, देखो राजे के पास तो सारा लैंड है ऑब्वियसली, तो राजा कुछ लैंड किन्हें देता था? अपने लॉर्ड्स को, ड्यूक्स वगैरह को देता था, उनको लैंड देता था। तो वो क्या करते थे? लॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ द लैंड अमंग द लेसर लॉर्ड्स और बैरन्स। तो जो लॉर्ड्स थे ये अपने से भी कम जो छोटे लोगों को थे उनको थोड़ा थोड़ा लैंड दे देते थे, इनको कहते हैं बैरन्स। राजा, राजे के अंडर मंत्री वगैरह, मंत्रियों के अपने जो सिपाही वगैरह होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा लैंड दे देते थे। सिपाही नॉट एग्जैक्टली, मतलब वो भी होते थे बीच में, सिर्फ सिपाही नहीं होते थे। उन सबको लैंड वगैरह दे दिया, उनसे काम निकलवाना है। अब मैं यहाँ पे एक चार्ट दिखा दूंगा, उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा एग्जैक्टली क्या होता था। उसके बाद क्या होता था कि हु प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट, हाँ तो मिलिट्री सपोर्ट इनको देते थे। उसके बाद द ड्यूक्स एंड अर्ल्स ओन्ड लैंड डायरेक्टली टू द बैरन्स होल्ड द राइट्स टू द ड्यूक्स एंड अर्ल्स। अब यहाँ पे पता क्या चीज़ थी उस टाइम पे, कि जो ये चीज़ है इसे मैं तुम्हें बताता हूँ, इसे स्लेव्स वगैरह बोलते थे ना। द नाइट फॉर्म द लोअर कैटेगरी ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स। तो स्लेव्स भी बोल लो या फिर तुम बोल लो कि जनरल जो लोग होते थे, पीजेंट्स। अब ये क्या है? जो इनको थोड़ा पैसा मिलता था, खाना पीना मिलता था, बेसिक चीज़ें मिलती थी इनको सर्व करने के लिए, ये इनको सर्व करते थे। जो ये हैं वो इनको सर्व करते थे, ये हैं वो इनको सर्व करते थे। इनका राजा से कोई मतलब नहीं था। लिटरली ऐसे होता था कि राजा जो था वो, मतलब देखो जो स्लेव्स वगैरह हैं वो लॉयल हैं किसके प्रति? बैरन्स के प्रति। जो बैरन्स हैं वो लॉयल हैं किसके प्रति? लॉर्ड्स के प्रति। जो लॉर्ड्स हैं वो लॉयल हैं किसके प्रति? राजा के प्रति। ऐसे होता था, ठीक है। सो द सोसाइटी हैज़ अ ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, अगर तुम इसमें ही पैदा हुए तो यहाँ पे रहोगे मोस्टली, तो ऐसे ऐसे है ही नहीं। हार्डली एनी चांस ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड प्रोग्रेस। इट वाज अपोज्ड ड्यू टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ राइट्स। ऑब्वियसली ऐसे होना थोड़ी चाहिए। एंड हाउएवर डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडलिज्म इन द 13th एंड 14th सेंचुरी प्रोवाइडेड एन इम्पीटस। इम्पीटस होता है कि मतलब कुछ भी सोचना, इनकरेज करना लोगों को। तो इसके डिक्लाइन ने फ्री थिंकिंग को अपलिफ्ट किया, तुम ऐसे कह सकते हो। द पीस एंड फ्रीडम दैट प्रिवेल्ड मतलब रही आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म फेवर्ड द ग्रोथ ऑफ नेशनल लर्निंग्स and it led to a development on the spheres of art, literature, philosophy, science and contributed to the rise of Renaissance। तो ये चीज़ जब डिक्लाइन हो गई उससे भी फ़ायदा हुआ रेनेसा को, मतलब रेनेसा जल्दी आया। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ रहती तो मुश्किल था उसका आना। फ्री थिंकिंग थी नहीं ना, जो इन्होंने कह दिया वो इनको करना पड़ना था, जो इन्होंने कह दिया वो इनको करना पड़ना था, जो राजा ने कह दिया वो इसको करना पड़ना था। सो दैट इज़ वाई दिस ऑल हैपेंड। न्यू ट्रेड रूट्स, तीसरा है तुम्हारे न्यू ट्रेड रूट्स। अब अगर जैसे मैंने कहा ये सब हुआ, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, तो इनको नए रास्ते ढूंढने पड़ने थे, नहीं तो इनका धंधा कैसे चलता हो ऑब्वियसली। तो द नेविगेशन ऑफ पोर्टुगल एंड स्पेन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्कवरिंग न्यू ट्रेड रूल्स। कॉन्स्टेंटिनोपल फेल इनटू द हैंड्स ऑफ टर्क्स इन 1453 एंड द ट्रेड रूल बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट वर क्लोज्ड। वेस्ट एंड द ईस्ट। ईस्ट में कौन है? ईस्ट में कौन है बताओ? ईस्ट में कौन है? ऑब्वियसली एशिया वगैरह, चाइना वगैरह, ठीक है। इंडिया, एशिया, चाइना, ये सब है ईस्ट में। वेस्ट में कौन है? वेस्ट में यूरोप है। तो इनका क्लोज हो गया था। क्यों? क्योंकि बीच में कौन आ गई थी? रोम, ऑटोमन एम्पायर आ गई थी। एज अ रिजल्ट द यूरोपियन ट्रेडर्स एंड नेविगेटर्स फेल्ट द नीड फॉर डिस्कवरिंग न्यू सी रूट्स। उनको ज़रूरत थी। अब प्रिंस हेनरी, ये समझना, ये 2-3 लाइनें। प्रिंस हेनरी ने क्या किया? द नेविगेटर ऑफ पोर्टुगल डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू अफ्रीका। प्रिंस हेनरी ने अफ्रीका का रूट ढूंढा, ठीक है। ऊपर है ना यूरोप, उसके नीचे अफ्रीका है, तो वहाँ का सी रूट ढूंढा साउथ अफ्रीका तक का। अफ्रीका तक का, साउथ अफ्रीका ने किसने? प्रिंस हेनरी ने। उसके बाद बार्थोलोमेस दियाज वाज सक्सेसफुल इन रीचिंग द केप ऑफ गुड होप एट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। केप ऑफ गुड होप कहाँ है? देखो अब मैं यहाँ पे आई डोंट नो हाउ, बट अगर ये तुम्हारा ये है तुम्हारा यूरोप, यहाँ पे है तुम्हारा कुछ करके अफ्रीका। अब यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप। यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक कौन पहुँचा था तुम्हारा? यहाँ तक पहुँचा था बार्थोलोमेज दियाज। तो बार्थोलोमेज दियाज यहाँ तक पहुँचा था। और जो मैंने कहा अफ्रीका तक पहले कौन पहुँचा था? अफ्रीका तक पहले पहुँचा था प्रिंस हेनरी। तो अफ्रीका यहाँ पे में भी पहुँच गया, वो में भी यहाँ पे पहुँच गया क्योंकि यहाँ पे है, तो प्रिंस हेनरी, ठीक है, ऐसे हुआ था।
अब कोलंबस का नाम तो सुने होंगे। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। अब 1453 के बाद ही मोस्ट चीज़ें हुई है ना, तो अब क्या हुआ, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया 1492 में। अब यहाँ से निकल के इधर जो अमेरिका था इसको डिस्कवर कर लिया भाई साहब ने। इन 1498 वास्को दा गामा सेल्ड एज इंडिया। तो वास्को दा गामा फिर यहाँ से निकल के इंडिया के लिए इंडिया पहुँच गए। छोड़ो यार, अजीब ही बनेगा मुझसे, आई नो, बट अजीब ही लगेगा। Ferdinand Magellan made a voyage around the world and reached a vast ocean which he called the Pacific Ocean. Ferdinand Magellan ने जो इतना बड़ा समुद्र था उसे पैसिफिक ओशन कहा, समझना। Due to these discoveries, contact between the east and the west began to develop, and there was a fusion of ideas. The opening of new trade routes not only encouraged trade but also certain spirit of adventure and broadened the mental horizon. ठीक है, नए नए आइडियाज़ वगैरह आए, दूसरे देशों वगैरह से सब कुछ हो रहा था, ऑब्वियसली होना ही है, तो हाँ काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके बाद स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी क्या चीज़ है? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ऐसा है कि यार हम जो काम कर रहे हैं, हम जो काम सोच रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों सोच रहे हैं। पर्टिकुलर तुम कोई काम कर रहे हो, सोचो तुम क्यों सोच रहे हो। अच्छा, अभी तक पता है, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे एकदम से जो ऐसा दिमाग में आई थी कभी, कि तुम शुरू से ऐसे पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, टीचर्स तुम्हें बोलती है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है, घर पे बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, क्यों? तुम अपने आप को, अच्छा मन नहीं कर रहा बट पढ़ना है, अपने आप को हम कभी ऐसे समझते हैं ना कि हम मतलब कुछ काम, पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, तो अपने आप को ऐसा, यार आज पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, पढ़ते फिर भी नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसे कई बार रिग्रेट होता है ना कि यार पेपर आने, पढ़े नहीं पेपर। तुम क्यों पढ़ना है पेपर के लिए, बताओ। मैं नहीं कह रहा आप छोड़ दो ये वीडियो यहाँ पे और पढ़ो ना, बंद करो, नहीं, अब यहाँ तक पहुँचे हो तो थोड़ा और चलो, 10th करो, 11th 12th, अगर बीच में कोई रूट निकलता है तो ढूंढो। अगर एंड मकसद तुम्हें पैसा कमाना है तो भाई शुरू से समझाओ ना वो चीज़, पढ़ो 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 पढ़ो, एंड में तुम्हारी डिग्री हाथ में देके भाई चलो पैसा कमाओ। है इससे पैसा कैसे कमाऊँ मैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, बताओ तो मैं पैसा कैसे कमाऊँ। तो वो सब चीज़ें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अगर जब तुम में जागती है, यार मैंने क्यों करना है, ये सन है, ये रात को चला क्यों जाता है भाई, एकदम से अंधेरा क्यों हो जाता है, ये चांद के पास अपनी रोशनी है क्या, क्या वो क्या रहा है, मतलब हर चीज़ को क्वेश्चन करना, वो चीज़ होती है। इन द मेडिवल एजेस ऑल ह्यूमन एक्टिविटी बोथ मेंटल एंड फिजिकल बी कंट्रोल्ड एंड गाइडेड बाय द अथॉरिटी ऑफ द पॉप एंड चर्च। तो जैसे मैंने कहा, पॉप एंड चर्च जो बोलते थे वही लोग मान लेते थे, उनको खुद नहीं पता होता था, ठीक है। द ह्यूमन माइंड वाज एक्चुअली नॉट अलाउड टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंग, तो उनको इंडिपेंडेंट सोचना भी अलाउड नहीं था। अगर वो कुछ सोच लेते थे कि यार क्या हो अगर इस काम को इसकी जगह, ऐसे काम करने की जगह किसी और तरीके से किया जाए, वहीं पे गला, तो इतना डर फैल गया, कोई सोचता ही नहीं था किसी और बारे में, ये करना ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे वो नहीं होता कि अगर कोई शेर वगैरह या फिर मतलब जो क्या कहते हैं सर्कस के बंदर वगैरह कोई होते हैं, उनको इतना मार मोर के वो वही काम वैसे ही करेंगे, ठीक है, तो ऐसे होता है। बट अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स डिस्कार्डेड द आइडियाज ऑफ मेडिवल पीरियड एंड डेवलप्ड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड द सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी अमंग द पीपल। दे थॉट ह्यूमन बीइंग्स टू नो द व्हाई एंड हाउ ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने जो कुछ लोग, अब जैसे वो कहते हैं ना, हर कोई नहीं दबदा, कोई ना कोई तो ऊपर उठ के आ ही जाएगा। तो जो यहाँ से लोग आए, इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, ऐसे कैसे तुम कह सकते हो, कुछ यहीं से निकले क्वेश्चन करने वाले कि ऐसे कैसे तुम कह सकते हो, हम तो क्वेश्चन करेंगे, हम तो क्वेश्चन करेंगे। लोगों को समझाया कि पूछो क्यों करना है, कैसे, हाउ एंड वाई, ठीक है, हर चीज़ का। They did not regard anything as correct merely because the theologians of the church has regarded it correct। तो अगर किसी रिलीजन की किसी बुक ने या कुछ मतलब किसी रिलीजन की किसी स्टडी वालों ने, अब हर कोई तो पढ़ता नहीं था क्योंकि बुक्स कम थी, वो हम आगे पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे, बट जो लोगों ने, जैसे कैथोलिक चर्च के कोई पोप ने कह दिया कि ये चीज़ है, ऐसा क्यों है, हम क्यों माने, हमें प्रूफ चाहिए, ठीक है। सो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। दे क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, दे वांटेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम फेथ टू रीजन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। फेथ से रीजन पे जो शिफ्ट आया उसे बोलते हैं रेनेसा। फेथ से रीजन पे जो शिफ्ट आया, हर चीज़ ऐसा नहीं होता कि उन्होंने यही कह दिया भगवान है ही नहीं या कुछ है, नहीं, बट जो चीज़ हम पता कर सकते हैं उन्हें क्यों ना पता करें, ठीक है। जो चीज़ हम कर रहे हैं क्यों हम कर रहे हैं, वो चीज़ है। द फॉलोइंग वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। अब इसके स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के अंडर 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि छोटे मोटे रोल ऑफ ओरिजिनल थिंकर्स। तो इनके जो चर्च थी वो डिस्करेज करती थी कि तुम अपना कुछ सोच नहीं सकते, तो अगर सोचोगे तो मतलब गलत होगा, चिनवा दिया जाएगा, जैसे मैंने कहा, मतलब कुछ भी ऐसा सब करवा दिया जाएगा। सो चर्च डॉगमास के अंडर ही रहो। डॉगमास मतलब जो उन्होंने रूल वगैरह बना दिए, आ सेट ऑफ बिलीव पीपल एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट। हाँ, तो मतलब बिना कुछ पूछे समझे जो हमने कहा मान लो उसको, ऐसे। However, original thinking could not be suppressed for a long time, and certain bold and independent thinkers criticized the church and asked the people to develop their own thinking. Thinkers like Roger Bacon. Roger Bacon important नाम है, मतलब आगे ज़्यादा नहीं आएगा, बट हाँ स्टिल Roger Bacon
एबिलार्ड, थॉमस एक्विनस, ये 3 बंदों ने काफ़ी थॉट प्रोसेस को लोगों की रेवोल्यूशनाइज किया और रीजनिंग पे स्ट्रेस दिया। इनको क्या बोलते थे एग्जैक्टली, हाँ लिखा हुआ है, 4 रनर्स ऑफ रेनेसा, 4 रनर्स ऑफ रेनेसा। ऐसा नहीं है कि तुम कहो बंदे 3 हैं ना, 4 रनर्स कैसे हो गया, इतना भी लॉजिक नहीं लगा ना। ठीक है, तुम तो पूरा ओरिजिनल थिंकर ही बन गए यार। तो 4 रनर्स ऑफ रेनेसा। उसके बाद आता है तो क्रूसेड। क्रूसेड क्या होता था, रिलीजियस वॉर्स, रिलीजियस एक्सपेंडिशनरी वॉर्स विद द गोल ऑफ रिस्टोरिंग द चर्च एक्सेस टू होली प्लेसेस इन नियर जेरूसलम। ये जेरूसलम भाई, कॉन्स्टेंटिनोपल एंड जेरूसलम, इन दोनों की वजह से इन दोनों प्लेसेस में जितनी लड़ाइयाँ हुई है ना इसको पाने के लिए, इन प्लेसेस को, भाई साहब अभी भी हो रही है। सुना होगा ना इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन, जेरूसलम में ही शुरू हुई थी। जेरूसलम में जो सारे रिलीजन्स का फेथ है वहाँ पे, याद है ना, ऐसा कुछ सुना होगा न्यूज़ देखते हो या फिर मतलब यूट्यूब पे कभी देख लिया कि वहाँ पे लोग आए, उनको आर्मी ने रोक लिया, फिर अटैक हुआ, फिर दोनों की लड़ाई हुई, फिर इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन हुआ। अभी भी वही सब, अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ पूरी तरीके से, अब इसराइल भी आ गई है बीच में। सो हाँ, वो सब है क्रूसेड्स, ठीक है, मतलब लड़ना वहाँ पे जाके। तो दे बॉट द पीपल ऑफ यूरोप इनटू डायरेक्ट ऑन पीपल एशिया, कि वो क्या जाते थे कि मतलब ऐसा भेजते थे लड़ाइयाँ वगैरह। उससे फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ कि लोगों को पहुँचा ना आगे आगे, अपना अपना जो इंक्वायरी थी, सब कुछ क्या कहते हैं, इनकी थिंकिंग वगैरह आगे पहुँची, दूसरे जो लोग थे एशिया की थिंकिंग थी वो यहाँ तक पहुँची, वो सब हुआ था, कनेक्ट हुए। सो द क्रूसेड्स brought वेस्टर्न यूरोपियन आइडियाज फ्रॉम द ईस्ट, इट वाइडन देयर आउटलुक एंड पीपल बिगेन टू रिलाई ऑन द रीजन ब्लाइंड फेथ। तो लोगों ने रीजन पे शुरू कर दिया। अब कहते हैं ना कि उधर से हमने वेस्टर्न से सब सीखा है, वेस्टर्न सब सीखा है। असली जो इनका रेनेसा का आइडिया वगैरह सब आया, वो आया ही उधर से था भाई, एशिया से तो आया है, हमारी एम्पायर से तो आया है यहाँ पे। सो मतलब अब ऑब्वियसली यूरोपियन है तो यूरोपियन की इंडिया कॉलोनी बन गई थी, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री को कैसे ग्लोरीफाई किया, हमारी हिस्ट्री को कैसे दबाया, जलाया, सब किया। बट स्टिल ये सब हुआ। डेवलपमेंट ऑफ साइंस, तीसरी चीज़ क्या हुआ कि पहले जब इधर तो चांस ही नहीं देते थे, एक्सपेरिमेंट ही नहीं करोगे तो ऑब्वियसली तुम कैसे कुछ नया डिस्कवर करोगे, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है ना साइंस की, तो वही नहीं कर पाओगे। सो बट सर्टन मेडिकल स्कॉलर्स शोड अ साइंटिफिक एटीट्यूड एज द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व थिंग्स इन नेचर। पर कईयों ने अपने जो फॉलोअर्स थे उन सबको कहा कि अब तो हम साइंस में ही विश्वास रखेंगे, नई चीज़ें डिस्कवर करते रहो, समझते रहो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। दिस बॉट इन मैनी न्यू इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, डेवलपमेंट ऑफ साइंस क्रिएटेड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी टू साइंटिफिक टेम्पस। रॉगर बेकन कंटेम्पलेटेड द यूज ऑफ, कंटेम्पलेटेड मतलब कि अच्छे से सोचना उसके बारे में कि अगर ऐसा होता तो कैसे होता। तो इन सब का आइडिया जहाँ से आया, रॉगर बेकन। द यूज़ ऑफ हॉर्सलेस कैरेजेस एंड फ्लाइंग मशीन्स, हॉर्सलेस कैरेजेस वगैरह मतलब वो ऐसे नहीं होता ना, मैं ये नहीं कह रहा पूरी मोटर वगैरह लग गई थी उस टाइम पे, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तुम्हारा आएगा, बट स्टिल क्या होता था, हॉर्स के बिना भी व्हील्स लगा के पूरे, एंड पहिए वगैरह भी होने लग गए, फिर वो सब हो गया, ठीक है। एंड फ्लाइंग मशीन्स, कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, एंड ये भी प्रूफ के लिए गैलीलियो इन्वेंटेड टेलीस्कोप। इतने इन्वेंशन हो गए, दीज इन्वेंशन ब्रॉट इन द मेटल आउटलुक ऑफ द पीपल एंड पुट एन एंड टू द ओल्ड बिलीफ्स एंड ट्रेडिशन। और ऐसा भी नहीं था यार कि मतलब कि अगर अपने घर पे भी तुम कोई डिस्कवरी करते थे ना यहाँ पे पहले, तो कैथोलिक चर्च वाले तुम्हें चिनवा देंगे या फिर मार देंगे, मतलब जनरली। फिर और अगर मर गया है तो पहले तो ऐसे में सुसाइड कर ली तुमने, अब सुसाइड वो कहेंगे रिलीजन के खिलाफ है, तो तुम्हारी बॉडी अगर दफन भी हो गई है, एक दो बहुत मशहूर बंदों की हुई है, बहुत राइटर्स वगैरह की, उनकी दफन भी हो गई थी या फिर वट एवर जो भी मतलब मरी थी, तो उन्होंने क्या किया, बाहर निकाला उसको, सिर काटा, आग जो सिर था उसे पानी में फेंक दिया, कुछ कर दिया, और जो बॉडी थी उसे जला दिया। तो उन्हें कहा कि कभी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, मतलब उनको ऐसा बोला। वो तो बंदा मर गया, बट जो ऑडियंस थी उनको डराना था ना, डर की तो बात है सब, तो वही चीज़ हो गई। सो ये चीज़ है। फिफ्थ, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। अब फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन जर्मनी बाय गटनबर्ग इन द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी। इसी के साथ साथ थोड़ा मतलब आगे पीछे 100 साल आगे 100 साल पीछे में कुछ क्या हुआ था, चाइना में भी तुम्हारी प्रिंटिंग प्रेस बन गई थी, बट जो आज यूज़ होती है वो मेनली जो गटनबर्ग ने बनाई थी उस पे आधारित है, ठीक है। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप इन जर्मनी बाय गटनबर्ग इन द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी, लेटर ऑन कार्टेक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। तो पहले जर्मनी में आई, फिर कार्टेक्स ने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इंग्लैंड यूरोप का हिस्सा, इतना तो पता ही है तुम्हें। तो अब तुम कहोगे भैया इतने बड़े बड़े रीजंस हैं कि ठीक है लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, ट्रेड रूट्स हो गए सब, ये छोटा सा रीज़न क्या है, इन्वेंशन हो गया। तो देखो भाई इन्वेंशन से बहुत कुछ हुआ। जब ये इन्वेंशन हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा बुक्स प्रोड्यूस कर पाए, नहीं तो पहले क्या होता था, अब मुझे फिर गेम ऑफ थ्रोन्स याद आ रही है, उसमें मेस्टर वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता था कि अगर कोई बुक है
तुमने वो बुक ऐसे 10 बंदे बिठा दिए कि चलो ये बुक लिखो, तो वो बुक वो खुद हैंड राइटिंग में लिखेंगे, सब करेंगे, ठीक है, 10 बार, तो उसकी 10 कॉपीज ऐसे बनेगी। इसमें तो तुम ऐसे छाप सकते हो, प्रिंट कर सकते हो कितने बड़े बड़े नंबर्स में। तो अगर वो मतलब तुम कहो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वो 10 बुक्स हैं भाई साहब, तो 10 बुक्स जो सबसे अमीर है, सबसे स्कॉलर्स हैं, उनके पास ही जा सकती है, जनरल ऑडियंस तक पहुंच नहीं सकती। अब कोई बाइबल है, कैथोलिक चर्चेस वाले बोलते थे कि बाइबल में ये लिखा है वो लिखा है, लोगों को थोड़ी पता था कि सही में लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं सकते मेजोरिटी ऑफ देम, उनके तक तो इतना पैसा भी नहीं था और ना ही मोस्ट काफ़ी एजुकेशन भी नहीं थे। और जब ये अपनी वर्डिंग में बताते थे तो ऑब्वियसली घपले होते हैं बीच में, फिर कुछ भी बोल दिया कि ये सो वो चीज़ें। द बाइबल एंड मेनी अदर रिलीजन क्लासिक बुक्स वर प्रिंटेड एंड मेड अवेलेबल ओवर द यूरोप। सो बाइबल सबसे पहली प्रिंट की गई थी, उसके बाद ऐसे और बुक्स लिखी कि लोगों को पता लगे यार असली में हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। The printing press spread knowledge far and wide. The scholars found it easier to read pre-text books and handwritten manuscripts in the Middle Ages. Books were few and they were beyond to the ordinary people. The printing press enabled the Europe to multiply books, put them within the reach of the people. The distribution of books influenced the attitude towards the new awakening in Europe. तो इसकी वजह से फ़ायदा हुआ, नई रेनेसां आया, इंक्वायरी बैठी, उसके बाद बैठी नहीं मतलब लोगों में सोचना शुरू कर दिया, ट्रेड रूट्स काफ़ी फाइंड आउट किए, लोग कनेक्ट हुए, उधर की आइडियोलॉजी इधर आई, तभी वो बोलते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, मतलब हम बोलते हैं सब। तो पूरी दुनिया को साथ में रखोगे काफ़ी डेवलपमेंट हो सकती है। सब अपना अपना लड़ते रहेंगे तो भाई आपस में तुम खत्म हो जाओगे। उसके बाद आता है तुम्हारे डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म मैंने तुम्हें बताया ये जो चीज़ है वो हो गया। फिर कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय ऑटोमन एम्पायर जो तर्क्स थे, ठीक है, तो वो इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे, वो सब होता था। ये थे तुम्हारे कॉजेज। अब आते हैं प्रिंसिपल्स पे कि रेनेसां की नींव कैसे रखी गई, क्या बताया लोगों को कि व्हाट इज रेनेसां, मतलब कैसी आइडियोलॉजीज नए कुछ। अगर देखो अगर तुमने ऐसी कोई आइडियोलॉजी लेके आनी है, लोगों को बदलना है सोचने का नज़रिया, तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए ना कि हम ये चीज़ें कहते हैं। ऐसा था कि ये नहीं है कि रेनेसां आ गया चलो जी 2 दिन में रेनेसां, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे लोगों की सोचों में फ़र्क पड़ा, लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे यार कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए रेनेसां आया, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना पुरानी थिंकिंग नई थिंकिंग में क्लैश होगा तो दिक्कतें होंगी, तो वही दिक्कतें हो रही थी, उस पीरियड को ही बोलते हैं रेनेसां। तो आया कैसे एग्जैक्टली, लोग कंफ्यूज थे, मतलब सर्टन बिलीव्स थे यार क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तुम्हें अब तुम हर चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते ये ग्रे मैटर है। हाँ वैसे होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइफ में सही या गलत नहीं होती, ठीक है। वो है ना एक देयर इज गुड इन बैड, देयर इज बैड इन गुड, तो वो सब चीज़ें होती हैं लाइफ में, बट एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो पर्टिकुलर रखना होगा ना कि यार ये सही है ये गलत है, कुछ हद तक, तभी लोगों का बिलीव जीतोगे। अगर तुम्हें छोटी कोई ऑडियंस का चाहिए तो तुम ग्रे मैटर कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी है, ठीक है, वो अपनी मतलब वीडियोस या सेमिनार्स में बोल लेगा कि कोई भी चीज़ सही नहीं, कोई भी, कुछ लोग समझेंगे डेफिनेटली जिनको सीखना है या कुछ, पर मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं समझेंगे। जैसे तुम कोई वीडियो देख लो, अभी मैस्टरबेशन पे डाली थी या कोई भी आई थी, वो सब वीडियोस पे काफ़ी लोगों ने अगेंस्ट बोला उसके, क्यों? क्योंकि उसमें ग्रे मैटर था कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ही सेड लाइक दिस, ठीक है। तो वो क्यों हुआ? मैं देखो किसी की साइड नहीं ले रहा, आई एम जस्ट सेइंग द फैक्ट्स, क्योंकि लोगों को चाहिए था कि बिल्कुल गलत कह दो उसको, नहीं बोला, ग्रे मैटर नहीं मोस्ट लोगों को भाता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमनिज्म वॉज ऐसा फिनोमिना था रेनेसां का कि लोगों को लगने लगा, मतलब लोगों को ऐसा सिखाया गया वगैरह सब के प्रीच किया गया टाइप्स के। पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, द वर्ड ह्यूमनिज्म वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड शुद्धिया ह्यूमैनिटीज एंड द स्टडीज ऑफ मैन, कि लोग अपने बारे में भी सोचो तुम, ठीक है। मतलब पहले होता था ना कि बस भगवान की पूजा वगैरह करते रहो कि जो कुछ भी हुआ ज़िंदगी में, कुछ भी हुआ वो सब जीसस ने किया है, कुछ भी हुआ, मतलब देखो मैं नहीं कह रहा जीसस गलत है, बट उस टाइम की टीचिंग्स गलत थी, तुम ये कह सकते हो। सो ह्यूमनिज्म एक्सट्रोल्ड मैन एंड स्ट्रेस्ड हिज एसेंशियल, मतलब ह्यूमनिज्म ने कहा कि आदमी की तारीफ करी पहली बार, नहीं तो वो कहते थे कि मेन तो क्राइस्ट की तारीफें वगैरह होती थी, और वो किसी ना किसी तरीके से कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें ये होगा वो होगा, पैसे निकलवा लेते थे कैथोलिक चर्च वाले। ये कहते हैं कि तुम अपने आप में ही एक पूरे बंदे हो, ठीक है, तुम्हें ऐसे पैसे पूसे देने की लोड़ ही नहीं, अगर तुम सही करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, वो हुआ, ठीक है। It was centered on man of flesh and blood with the earthly joys and sorrows. It opposed the religious asceticism. तो उसने कहा, मतलब ह्यूमनिज्म का जो थॉट आया, जो फिनोमिना आया, इन्होंने कहा कि यार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उन्होंने अपोज किया एस्थेटिज्म का। एस्थेटिज्म मतलब संन्यास टाइप ले लेना, ठीक है, जितनी वर्ल्डली अफेयर्स है सब छोड़ के पूजा वगैरह में, पूजा वगैरह इन द सेंस मतलब पता ही है ना तुम्हें संन्यास क्या होता है, उसमें लग जाना। अब उसमें क्या होगा, खाना पीना सब त्याग देना, असली अफेयर्स, और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। भाई जो अर्थ पे चीज़ें हैं उन्हें तो मतलब यू एंजॉय फर्स्ट, उन्हें तो पहले पूरे अच्छे से यूज़ कर लो। सो इट डिफेंड मैच राइट, तो मतलब अपना प्लेजर लेना, अपने खुशियाँ लेना अर्थ में, अर्थली अफेयर्स में, नहीं तो कहते ना अपनी घर बार गृहस्थी मत बसाओ, मतलब मोह माया है ये सब,
वो सब कहो रहो मोह माया में यार, आदमी हो तुम, मोह माया में रहने ही आए हो तुम, ठीक है। तो मतलब उनका ये मानना है। The humanists looked up deep into the ancient classics for the ideas of humanism like the Plato, Virgil, Aristotle, Cicero and Constantine. तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस का मतलब था कि उन्होंने कहा कि यार तुम अपने आप में बहुत कुछ हो। ये जो आदमी है ना, इसके पास एक चीज़ है जिसे कहते हैं दिमाग। ये इस दिमाग में क्या क्या चीज़ें सोच सकता है, कोई और इमेजिन नहीं कर सकता, कोई बुक में नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं हुआ। ये दिमाग अगर सही से चलाया जाए तो पूरी दुनिया को संभाला जा सकता है एक दिमाग से, मतलब कुछ दिमाग ऐसा बोलते थे कि कंट्रोल, वर्ल्ड को कंट्रोल करने का कैपेबल है एक बंदा, ठीक है, एक्टिव माइंड एंड बॉडी, ऑफ परफॉर्मिंग द मिरेकल्स एंड फैशनिंग हिज हैप्पीनेस। ऑब्वियसली मतलब तुम्हारी बॉडी भी फिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम बेड पे पड़े और तुम पूरे देश को संभालना चाह रहे हो, ठीक है, ऐसे यू नो कि मेंटली भी साउंड हो और फिजिकली भी साउंड हो। द रेनेसा आर्टिस्ट टुक देयर सब्जेक्ट फ्रॉम द बाइबल बट पोर्ट्रेड देम इन ह्यूमन फॉर्म इन अर्थली वे। तो तब भी ये सब ही होता था, बाइबल से सामान मतलब जो आर्टिस्ट है कहानियाँ सुनाई, बट उन्हें मोर अर्थली कह के। उसमें क्या होता था कि भगवान ने ऐसा किया, रिलेट नहीं कर पाते थे, इसमें रिलेट करके दिखाने की कोशिश करी। तो ये एक फ़ायदा हुआ। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी में वही चीज़ के लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, पोटेंशियल्स कितने हैं लोगों के, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो क्या है, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एक्सटेंडेड फ्रॉम अ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू नेचर टू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेंडिशंस टू प्रोब इनटू एवरी रेल्म वैसे तो यार मतलब जनरली बोले तो कंट्री या फिर कोई एरिया के बारे में रेफर किया जाता है, बट इसे हम कह सकते हैं एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, एवरी रेल्म ऑफ नॉलेज, रेल्म भी काफ़ी यूज होता है गेम ऑफ थ्रोन्स, आई डोंट नो मैं क्यों उसकी बात कर रहा हूँ इतनी। इट प्रूव टू बी द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द रेनेसा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कॉज था कि यार क्यों 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 करके इनको भगा दिया। अब कैथोलिक चर्च वाले तो उनका कोई गलत ही गलत है। देखो मोस्ट ऑफ देम थे, उन्होंने राजा वगैरह को सबको अपने अंदर कर लिया था, एंड उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स आए, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चलो वो बात अलग है। बट हाँ, तो अब कॉजेस तुम्हें पता लग गए, अब उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, मतलब किस बेस पे वो कह रहे थे कि हम इनसे बेटर हैं, ये बेस पे। तीसरा है बिगिनिंग, शुरुआत कैसे हुई। सो द रेनेसा फर्स्ट बिगन इन इटली फ्रॉम द स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। ये सब हुआ पहले इटली में शुरू हुआ, क्यों, क्योंकि वहाँ से लोग इटली में आए। इटली वाज अ सेट ऑफ ग्लोरियस एम्पायर एंड हिस्टोरिकल रिमेन्स एंड रिलिक्स ऑफ द रोमन फाउंड देयर। तो लोगों ने यार अपना पाया कि हम कैथोलिक चर्च की बात क्यों सुन रहे हैं, अगर हमारे पास रोमन एम्पायर के अपने रिमेन्स हैं, जो हमारे पूर्वजों की चीज़ें हैं, तो रोम में ही थी ना रोमन एम्पायर की, तो वो सब उन्होंने निकाल ली, पता लगा उनको क्या थॉट्स वगैरह थे, क्या क्या चीज़ें होती थी। एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो ये जो फॉल हुआ 1453 में, तो जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स थे सब लोग माइग्रेट हो गए इटली में। तो वहाँ पे उनकी थॉट प्रोसेस मिली कि भाई उन्होंने समझाया उनको कि ऐसे ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे भी होता है, उनको व्यू पॉइंट बड़ा हुआ। तुम खुद सोचो, एक बच्चे को, या फिर बच्चा भी छोड़ो, तुम कोई पर्टिकुलर जानवर ले लो, ठीक है, उसको तुम कोई पर्टिकुलर एरिया में रखोगे ना, जैसे वो फ्रॉग की एक एग्जाम्पल थी, ये वो हमेशा एक क्या कहते हैं वेल में ही रहा है, उसके बाहर उसकी कोई दुनिया ही नहीं है। तो अगर उसे पहले तुम रखोगे इतने से बाउल में, छोटा होगा, तो फिर उसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, फिर तुम उसे थोड़ा सा रख दोगे एक मतलब इतने से जार में, फिर उसे लगेगा यही दुनिया है, यही दुनिया है। फिर अगर तुम उसे एक कुएं में रख दोगे या कुछ, तो उसे लगेगा इतनी बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया है। फिर फाइनली अगर वो बाहर निकले, वो देखेगा, वो मानने को तैयार ही नहीं होगा कि इससे भी बड़ी कोई दुनिया होती है। तो वही चीज़ भाई, अगर तुम असली में ज़िंदगी में चेक नहीं करते, खुद नहीं देखते, तो मान ही नहीं सकते कोई पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। मतलब अगर तुम्हारे पास वो पर्टिकुलर चीज़ ही नहीं है दिमाग में, शुरू से यही फीड किया, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, देन अगर ये गलत वाला कोई बंदा आता है जो ये गलत वाली चीज़ को सही कहता है, या फिर गलत वाली चीज़ को कहता है कि ये सही है भाई, जो ये सही है ये गलत हो सकती है, तुम बौंदल जाओगे यार, या तो तुम उसको मार दोगे या खुद बेहोश हो जाओगे, कुछ तो होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, राइट। फिर वही चीज़ जैसे मैंने कहा, दीज स्कॉलर्स नॉट ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्वायरी, तो फिर काफ़ी लिटरेचर वगैरह का आया, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड द इनॉर्मस वेल्थ विच इटली, अब इटली के पास पैसा बहुत था, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली कहा ना, यहाँ पे जो पैसा आएगा, अब वो लोग कई स्कॉलर्स वगैरह, कई राजा वगैरह इधर पैसा लेके आ गए, और इनके पास जनरली भी इटली के पास पूर्वजों का बहुत पैसा था, ठीक है। Which accumulated as a result of trade to the east was also contributed to the rise of Renaissance. The wealthy merchants of Italy patronized the artists and literary figures and used their wealth. तो जो अमीर लोग थे जो वहाँ से माइग्रेट हो गए इधर आए, इन्होंने पैसा खर्च किया यार, एलो यार चकोत सी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, as a result of the crusades and geographical exploration, Italy came into contact with the east, the Eastern modern division. तो जैसे मैंने कहा ना, जो ईस्ट के लोग थे वहाँ से जो आइडियोलॉजी आई, इंडिया वगैरह से जो आइडियोलॉजी आई, वो इन्होंने इम्प्लीमेंट करी, तो इनको फायदा हुआ। इम्पैक्ट क्या पड़ा रेनेसा का, इम्पैक्ट
देखो इम्पैक्ट, अब मोस्ट ऑफ देम काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। हम किससे समझ सकते हैं? हम आर्ट से, लिटरेचर से, फिलोसफी, साइंस, रिलीजन, इन सब चीज़ों से। सो मेन काफ़ी एरियाज में इम्पैक्ट पड़ा, बट मेन आर्ट में पेंटिंग, स्कल्पचर, लिटरेचर, साइंस। अब साइंस में ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि ये था स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी क्यों उससे साइंस बनी। लिटरेचर, पहले लोग जो वो बोलते थे वही लिख सकते थे, उनके खिलाफ कुछ लिख ही नहीं सकते थे, अब आज़ादी थी तो फिर लिटरेचर में हुआ। अब आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर तो मतलब इंटररिलेटेड टाइप्स हो गए, ठीक है। आर्ट, The Renaissance did not merely lead to the rebirth of learning but also the rebirth of art. During the medieval times, the painting and the sculptures served as a tool for propagating religion. तो पहले क्या हो गया था जब ये सब चल रहा था कैथोलिक चर्चिस के टाइम पे, कि जो आर्ट वगैरह था, जो स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, आर्ट बनाई जाती थी, वो सब सिर्फ लोगों को मतलब प्रोपेगेशन के लिए किया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के लिए जो असली आर्ट है मैं बताऊं तुम्हें तो सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे सब क्रिएटर्स को खरीद लिया जाए कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और सब वो पर्टिकुलर चीज़ कोई बोलने लग जाए कि वही सही है वही सही है, और डायरेक्टली ना बोलने और तुम्हें पीछे से समझ आ जाए, तो वो प्रोपेगेशन के होगी ना चीज़। तो वही चीज़ होने लग गई थी। इवन जो कलर्स यूज़ होते थे वही बताए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल अब रोमन एम्पायर का कोई पर्टिकुलर कलर है, रेड है या कुछ, तो वही कलर बार बार यूज़ करोगे तो वो एक लगेगा ना अच्छे बंदों के लिए रेड यूज़ हुआ है या कुछ हुआ है। बहुत फ़र्क पड़ता है ये छोटी छोटी सबकॉन्शियस चीज़ों से। However, the artists of the Renaissance period refused to abide by the medieval period. They adopted the new artisans such as the frescoists for wall painters, oil seeds. तो उन्होंने जो नए आए लोग जो वहाँ से आए और जो नई आइडियोलॉजीज वाले थे, उन्होंने कहा हम नहीं मानते ऐसा कि यही कलर यूज़ करो, वो हम अपने हिसाब से बनाएंगे ड्राइंग। और उन्होंने काफ़ी नई चीज़ भी शुरू करी, फ्रेस्कोइस्ट वगैरह। ठीक है, फ्रेस्कोइस्ट जनरली होता है कि यार मतलब कोई वॉल पे ना, अभी वॉल पूरी सूखी नहीं होती, उसके ऊपर तुम पेंट कर देते हो, काइंड ऑफ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे नई नई चीज़ें लेके आए। सो दे स्टडीड द ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्री, एंड ऐसा नहीं था यार आर्ट के बस बना दिया आर्ट, उन्होंने काफ़ी डीप स्टडी करी, एनाटमी, ह्यूमन एनाटमी वगैरह। ठीक है, अगर हम हंस रहे हैं तो पीछे क्या चल रहा है, बैक ऑफ, क्योंकि तुम समझ पाओगे ना अगर तुम हंस रहे हो तो ये वाले जो मसल्स है कितने पुल होंगे वगैरह सब, वो सब इतने तगड़े लेवल पे बनती थी आर्ट, ऐसा नहीं है बना दी। ठीक है, सो चलो ग्रेट। पेंटिंग मतलब आर्ट का ही पार्ट है पेंटिंग और स्कल्पचर, बट स्टिल हमने अलग रख दिया, पता नहीं क्यों, बट चलो पेंटिंग। The Renaissance painters established very high standards and produced some of the greatest painting of all time. They were able to show their talent without being restricted by the rigid rules of the church. They had the humanistic, secular approach and produced highly artistic, life-like paintings. तो तुमने यहाँ पे मतलब मोनालिसा की सुनी होगी, लास्ट सपर सुनी होगी, ये लियोनार्डो दा विंची के कमाल हैं। ठीक है, सो लियोनार्डो दा विंची सिर्फ पेंटर नहीं था, पेंटर था, स्कल्पचर था, म्यूजिशियन था, साइंटिस्ट था, और क्या क्या पढ़ा हुआ है। दा विंचीज इंटरेस्ट रेंज फ्रॉम फाइन आर्ट्स, नेचर की पढ़ाई की हुई है, मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, एनाटमी, फिजिक्स, आर्किटेक्चर एंड वेपनरी। सो मतलब काफ़ी कुछ किया हुआ है। दा विंची रिसीव्ड, उनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, मतलब 13-14 साल तक बस पढ़े हैं, और वो भी ऐसा मतलब रीड, बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक मैथ सिर्फ, तो उन सब के लिए। लेकिन उनके पिताश्री ने उनकी आर्ट का टैलेंट देखा, उन्होंने कहा यार तू आर्ट ही कर। वेरी रेयर, आई अंडरस्टैंड, बट उन्होंने कहा तू आर्ट कर। उन्होंने क्या किया, appreciated him at the round of 15 to a noted sculptor and painter Andre de Verrocchio ऑफ फ्लोरेंस। तो एंड्रे दे वेरोशियो ऑफ फ्लोरेंस के अंडर 15 साल की एज में उनके पिताजी ने उनको काइंड ऑफ तुम कह सकते हो इंटर्नशिप पे डाल दिया। इतना प्रमोट होता था उस टाइम पे कि पेरेंट्स बोल रहे भाई तू पढ़ाई छोड़, तू ये कर, सोचो। ठीक है, तो 15 साल की उम्र में काइंड ऑफ इंटर्नशिप पे डाल दिया। जैसे चेला नहीं हो जाता, मतलब चेला आजकल थोड़ा नेगेटिव टर्म होगी, बट मतलब अब उनके अंडर रहना, उनके साथ रहना, ऑब्वियसली कितनी स्किल्स इंप्रूव होगी। तो एक मतलब 10 साल तक, फॉर अबाउट अ डेकेड, द विंची रिफाइंड हिज पेंटिंग एंड स्कल्पचर टेक्निक्स एंड ट्रेंड इन मैकेनिकल आर्ट्स। तो सिर्फ सीखा। फिर ही सॉ साइंस एंड आर्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री रेदर देन डिसिप्लिनरी एंड आइडिया फॉर्म शुड इन्फॉर्म द अदर। तो ऐसा उनका मानना था, ऐसा नहीं है कि जो मतलब साइंस वगैरह ये अलग है और जो आर्ट है वो अलग है, ये दोनों इकट्ठे हैं। सोचो मैं आर्ट बनाता कोई ऐसी चीज़ बना दूँ, कोई ऐसा आइडिया बना दूँ, और वो अगर वेपन्स में यूज़ हो या फिर साइंस में यूज़ हो तो कितनी तरक्की हो सकती है। क्योंकि आर्ट इज इमेजिनेशन, वो क्या है, उसे इमेजिनेशन को ढूंढना क्या सही है क्या गलत। सो बहुत रिलेट हो सकता था। सबसे पहले किसने कहा, लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, ऑलराइट, कहाँ पे था मैं। He spent a great time of dealing himself nature, testing scientific laws, dissecting bodies, and thinking and writing about his observations. Some point in 1490, Da Vinci began filling notebooks related to 4 broad themes. तो लिखना भी शुरू कर दिया, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, मैकेनिक्स एंड ह्यूमन एनाटमी पे हजारों पेज लिख दिए, बना दिए, इलस्ट्रेशंस बना के। पेंटिंग्स वर्जन ऑफ द रॉक्स, द लास्ट सपर एंड मोनालिसा, ये तीनों पेंटिंग्स काफ़ी मशहूर हैं।
मतलब मास्टरपीसेस ऑफ आर्ट, न्यू टेक्नोलॉजी वर अडॉप्टेड इन पेंटिंग टू गिव अ फाइन फीलिंग ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो काफ़ी तारीफ हुई है, मतलब काफ़ी बंदे ने किया है। मोनालिसा वाली पेंटिंग इज़ लाइक के ऐसे है ना, तुम इधर से देख लोगे तुम्हें लगेगा इधर देख रही है, इधर देखोगे तुम्हें लगेगा इधर देख रही है, इधर देखोगे तुम्हें लगेगा इधर देख रही है। बहुत बहुत फाइन आर्ट, मतलब एक बाल होता है ना, उससे पतले पतले ब्रशेस से वो ऐसे बनाई हुई है। सो उसके बारे में सुनोगे तो क्या क्या होया। उसके बाद ठीक है, वैसे ये माइकल एंजेलो, ये बहुत बहुत बड़े उस टाइम पे स्कल्पचर वगैरह थे। तो मेरा स्कल्पचर वाला है, स्कल्पचर ऐसा नहीं है कोई फिगर थी, नहीं बंदा था, बंदे ने कितना कुछ बनाया। ठीक है, रफाइल, ये दोनों बंदे। वैसे ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इन्फॉर्मेशन के लिए, बट तुम्हें स्टिल थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये पेंटर थे, स्कल्पचर थे, आर्किटेक्ट थे एंड पोएट थे। अगर तुम्हें इसमें कुछ ना याद रहे तो माइकल एंजेलो लिखी जाती है। हु इज़ द लिटरेचर एंड माइकल एंजेलो, हु इज़ द आर्किटेक्ट माइकल एंजेलो। तो क्योंकि ये हर चीज़ में तुम्हें मिलेंगे। ही कंसंट्रेटेड पेंटिंग्स ऑन द ह्यूमन फिगर। ठीक है, ही इज़ फेमस फॉर हिज पेंटिंग ऑन द सिस्टन चैपल इन द वैटिकन एंड हिज लास्ट रेजिमेंट द फॉल ऑफ मैन, मतलब लास्ट रेजिमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन मेन उनके मतलब काम है, पेंटिंग्स है। स्कल्पचर में उन्होंने ज़्यादा काम किया है एंड यहाँ पे तुम्हारी फोटोज़ भी हैं, ये पीता एंड स्टैचूज ऑफ मोसेस दोनों उन्होंने ही बनाई है, आगे हम पढ़ेंगे भी। Raphael was a great artist of the Florence school and his most sister Maradona. He lived in the several years in Rome and in the service of Pope, decorating the Vatican and St. Peter's Church. ठीक है, तो ये सब था। अब स्कल्पचर्स, द रिवाइवल ऑफ द स्टडी ऑफ एंटीक्विटी। एंटीक्विटी मतलब बहुत पुरानी एंटीक चीज़ होती है ना, तो उनकी पढ़ाई को वापस लेके आए। स्कल्पचर्स वगैरह जो पहले किए जाते थे फिर से शुरू हो गए, क्यों? क्योंकि एंटीक्विटी वापस आ गई। ठीक है, तो सम ऑफ द रेनेसां कॉपीड, कुछ लोगों ने उन्हें कॉपी किया, कुछ लोगों ने इतना ओरिजिनल आइडियाज़ लेके आए कि उससे भी तगड़े तगड़े चीज़ें बना दी। सोचो, ठीक है। सो ये सब क्यों हुआ रेनेसां का, मतलब हाँ सही है। तो कौन से थे ये तुम्हें याद ही करना है। मतलब द फर्स्ट ग्रेट स्कल्पचर ऑफ रेनेसां वाज द डोनाटिलो हु मेड द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डेविड ट्रिम्फ ओवर अ बॉडी ऑफ द स्टेन गोलियथ। तो मैंने देखी है ऐसा कोई ना, ऐसे बंदा बंदी है पता नहीं खड़े हैं और नीचे कोई क्या मतलब कुछ है, कुछ मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आता गोलियथ क्या है, आई वुड चेक ऑन इंटरनेट। ठीक है, मतलब तुम गूगल कर लेना, ठीक है, क्या लिखोगे तुम, डोनाटिलो डेविड, तुम्हें समझ आ जाएगा। The famous sculptor in Italy was the Lorenzo Ghibelli. He worked for 20 साल काम किया इस बंदे ने। किसने? लोरेंजो गिबेली ने, मर्चेंट ऑफ वेनिस वाला नहीं। ठीक है, माइकल एंजेलो मेड अ स्टैचू इन रोम कॉल्ड पीता। ये जो नीचे है ये स्टैचू बनाया गया, सोचो तो पीता, उसमें मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट की मदर, तुम्हें पता है ना, तो मदर मैरी इन अ सीटेड पोस्टर कैरिंग द बॉडी ऑफ Jesus across her chest. The huge statues of David in the Florence and statue of Moses also made by Michelangelo. तो माइकल एंजेलो ने बहुत काम किया है। इन इटली द मैनी स्कल्पचर वर्क फॉर द पोप्स एंड फॉर रिच मर्चेंट टू डेकोरेट चर्चेस एंड पेरिबल स्कल्पचर। लेटर ऑन द स्कल्पचर्स वर इन्वेंटेड टू इंग्लैंड, फ्रांस एंड दे वर द रेनेसां आर्ट। तो पहले क्या होता था, ये सब चीज़ें स्कल्पचर वगैरह वाले बंदे यूज़ किया जाते थे सिर्फ चर्चेज वगैरह को डेकोरेट करने के लिए, चर्चेस वगैरह को प्रोपेगेट करने के लिए। फिर क्या हुआ, रेनेसां को प्रोपेगेट करने बाकी कंट्रीज़ में गए लोग। नाइस। अब आता है लिटरेचर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ रेनेसां ऑन द लिटरेचर यूज में, मतलब क्या हुआ कि लोगों ने लैटिन की जगह पे जो अपनी आसपास की लैंग्वेजेस थी, लोकल लैंग्वेज, उनको यूज़ करना शुरू कर दिया, लोगों को रिलेट कर पाए, लोग समझ पाए उनको अच्छे से। बिसाइड देयर वाज अ चेंज इन थीम्स इन द लिटरेरी वर्क। अर्लियर राइटर्स ड्वेल ऑन स्पिरिचुअल थीम्स। तो पहले क्या होता था, लोग हेवन वगैरह के बारे में लिखते थे। अब लोगों ने क्या किया, एक बंदे उसकी अपनी प्रॉब्लम्स उनके बारे में लिखने लगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिज्म आ रहा था। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग लिटरली। ठीक है, तो अब लिटरेचर इटली में कैसे फ्लरिश हुआ, इटली से ज़्यादा वैसे इंग्लैंड में हुआ, बट स्टिल इटली में क्या हुआ, क्या है, मैचियावेली was a great political writer of Italy. He expressed his political ideas in his work The Prince में उन्होंने काफ़ी अच्छा political ideas शेयर किए, काफ़ी सही है। मतलब मैंने ऐसा देखा नहीं, मैं यूट्यूब पे किसी ने मुझे समझाया था, 10 मिनट की वीडियो थी, मुझे याद नहीं कौन से क्रिएटर की थी, बट सही था। Dante's Divine Comedy is an epic poem of the statue of the soul। मतलब उस टाइम पे कैसे लोग रिलीजियस क्या क्या मानते थे और क्या क्या होता था, तो इस बुक में काफ़ी अच्छा लिखा गया था। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी। एंड Petrarch, a great scholar and writer, has been called the father of humanism. His sonnets and lyrics were popular throughout the India. अब ये जो पेट्रार्क है ना, इन्होंने सबसे पहले टर्म कॉइन की थी जिसे हम बोलते हैं डार्क एज। अब जो ये था ना, मतलब यहाँ पे तो काफ़ी फ्लरिश कर रहा था, यहाँ पे तो काफ़ी मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जैसे मैंने कहा सब चंगा से, सब फ्लरिश कर रहा है यहाँ पे, फ्लरिशिंग। जो ये है ये नीचे गिरती जा रही है,
इस टाइम पे जब कैथोलिक चर्चेज वगैरह थे, कुछ सोच नहीं सकता कोई, कुछ नहीं कर सकता, तो सब वही हो रहा है ना। ना तुम अपना लिटरेचर लिख सकते हो, वो जो है वो सब वो छुपा चुके हैं, सब दबा चुके हैं। ना तुम अपना कुछ काम कर सकते हो, ना कुछ नया कर सकते हो, पैसे के सब चलता है, ठीक है। तो नीचे ही जा रहे थे ना हम लोग, मतलब ये लोग। तो जो रोमन एम्पायर थी जो नीचे जा रही थी, जब ये जा रही है इसको बोलते हैं डार्क एज। और सबसे पहले डार्क एज का जिक्र किसने किया था, किसने कहा था कि इतनी हिम्मत कैसे आई किसी में डार्क एज बोलने की, वो थे हमारे ये कौन, पेट्रार्च। अब मुझे इनका पूरा नाम नहीं पता, पेट्रार्च वाज नॉट हिज फुल नेम बट पेट्रार्च, ठीक है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन तुम्हें आएगी नहीं एग्जाम में बट स्टिल, ठीक है। क्या है, अदर इटालियन राइटर्स वर एरिस्टोटेसो एंड बोकाशियो रोज इन प्रोस। प्रोस होता है कि मतलब पोइट्री ना होना, रे बंद हो जा भाई, पोइट्री नहीं होती वो, ठीक है। वो जनरली जैसे सिंपल लिखते हैं ना, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह वो होती है। हिज वर्क डॉक्यूमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ 100 फेमस शॉर्ट स्टोरीज। अब इंग्लैंड में लिटरेचर कैसे हुआ, तो इंग्लैंड ने बहुत से राइटर्स वगैरह लेके आए, जैसे कि गॉफरी चॉसन, उन्होंने स्टार्ट किया रेनेसा लिटरेचर इन इंग्लैंड। गॉफरी चॉसन स्टार्टेड रेनेसा लिटरेचर इन इंग्लैंड। He is regarded as the father of English poetry. Who is regarded as the father of English poetry? Geoffrey, मुझे अब जॉफरी याद आएगा, ये भी GOT, तो जॉफरी चॉसर, ठीक है। द कैंटरबरी टॉल्स इज आउटस्टैंडिंग ऑफ थॉमस मोर इन यूथोपिया। यूथोपिया एक बुक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ऐसा अमेरिका हो जिसमें कोई भी बंदा रिलीजन के लिए नहीं लड़ रहा, कोई भी बंदा पॉलिटिकल के लिए नहीं लड़ रहा, आपस में कोई लड़ाई नहीं हो रही, आपस में सब पीस शांति में रह रहे हैं। कितना सही होता, ऐसी एक किताब लिखी थी। अगर ऐसी दुनिया होती तो उसमें क्या क्या होता, ठीक है। अदर फेमस राइटर्स इन दिस पीरियड व द फ्रांसिस बेकन, तो ये सब पढ़ लेना। विलियम शेक्सपियर के बारे में तुम्हें पता होगा। ही वॉज अ प्ले राइटर, एक्टर, इंग्लिश पोइट हु इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। मर्चेंट ऑफ वेनिस कैसे भूल सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ही इज ऑफन नोन एज द नेशनल पोइट एंड इनको बार्ड ऑफ एवन भी बोला जाता है। इन्होंने 38 तुम्हारे क्या बोलते हैं 38 प्लेज, 154 सोनेट्स एंड 2 लॉन्ग स्टोरीज लिखी हैं, सॉरी पॉइंट्स लिखी हैं। एंड रोमियो जूलियट की एक एक्सेप्शन को छोड़ के पहले ये काफ़ी पॉलिटिकल पॉइंट्स वगैरह लिखते थे, हिस्टोरिकल ड्रामाज लिखते थे, जैसे कि ये हो गया रिचर्ड 2, हेनरी 6, हेनरी 5, ठीक है, ऐसे होता है। ही ऑल्सो रोड सेवरल कॉमेडीज ड्यूरिंग, तो पहले कॉमेडीज भी बहुत लिखी, मिडसमर नाइट ड्रीम, मच अडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। मैंने नहीं पढ़ी इनमें से कोई बट स्टिल, ठीक है। मतलब इट वॉज ओनली आफ्टर 1600 दैट इट ट्रेजेडी, हैमलेट, ठीक है, हैमलेट, फिर कियरलिंग, ओथेलो, मैकबेथ, ये सब बाद में लिखी गई, मर्चेंट ऑफ वेनिस बीच में कहीं लिखी गई। शेक्सपियर्स वर्क को ट्रांसेक्ट कल्चर एंड हिस्ट्री, ही अपील्स टू इमोशंस एंड थॉट्स, आर पार्ट ऑफ इटर्नल नेचर, देयरफॉर हैव अ यूनिवर्सल अपील। हर किसी को समझ आती थी बात, दिल पे लगती थी, ठीक है। फिर आता है तुम्हारे पास साइंस। अब मेरा गला ऑलमोस्ट ख़राब होने लगा है, तो मैं ये पेज करके थोड़ा ब्रेक लूँगा। साइंस, अब द रेनेसा मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न साइंस। अर्लियर इट वॉज हेल्ड दैट ऑल द व्यूज ऑफ साइंस टू बी सपोर्टेड बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो जो स्क्रिप्चर्स थे उसके अकॉर्डिंग ही साइंस को माना जाता था। स्क्रिप्चर किसने बनवाई? पोप ने, चर्च ने बनाई, तो वही सब हो गया। However, the scientists of this period believed that all views on science should be based on observation, experimentation, the method of inquiry, questioning and observation and experimentation used in today। तो आज भी वही होता है जो उस टाइम पे उन्होंने शुरू किया था कि एक्सपेरिमेंट करो पता लगेगा, एक्सपेरिमेंट करो पता लगेगा। मिशन मंगल में एक डायलॉग भी था ना कि एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो हमें आज मतलब इसरो नहीं होता वगैरह सब कुछ था। अब निकोलस कॉपरनिशियस, ये नाम याद रखना, ठीक है। निकोलस कॉपरनिशियस, ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड एन एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने यूनिवर्स का मॉडल बनाया था कि भाई सन बीच में है, बाकी सब रिवॉल्व कर रहे हैं। नहीं तो अब तक ये माना जाता था कि अर्थ बीच में है, सन रिवॉल्व कर रहा है, कहते ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ बताई। द पब्लिकेशन ऑफ मॉडल ऑन दिस बुक दे रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम सेलेस्टियम, बुक का नाम है दे रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम सेलेस्टियम। ये उनके डेथ से बहुत तुम कह सकते हो 1, 2, 3, 4 दिन पहले आई 1543 में। इस रिगार्ड इज द मेजर इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ टिगरिंग द कॉपरनिशन। तो जो साइंस की रेवोल्यूशन है ना एकदम से कि सब लोग पागल हो गए कि इतने इन्वेंशन वगैरह, वो किससे आई? कॉपरनिशियन रेवोल्यूशन तुम कह सकते हो, कॉपरनिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब इनकी कॉपरनिशियस की जो कॉपरनिकस बोलते हैं, बेस्ड ऑन इनकी जो एक क्या है हेलिसेंट्रिक थ्योरी थी, हीलियोसेंट्रिक जो थ्योरी थी ना इनकी, इनमें क्या क्या इन्होंने बोला? पहला कि कोई सेंटर ही नहीं है कोई पर्टिकुलर सेलेस्टियल सर्कल्स या स्पेयर्स का, अगर हमें लग रहा है तो नहीं है। हाँ, अगर तुम कहते हो ना अर्थ सेंटर है पूरे वर्ल्ड का, वो नहीं है। तुम सेंटर वो हो सकता है क्योंकि जो यूनिवर्स है इट इज एवर एक्सपेंडिंग, वो एक्सपैंड होता जा रहा है। तो वो थ्योरी के हिसाब से मतलब एक अलग थ्योरी है वो, अगर हर चीज़ एक्सपैंड हो रही है, पूरा वर्ल्ड एक्सपैंड हो रहा है, तो तुम कोई पर्टिकुलर बंदा उस पूरे यूनिवर्स का सेंटर हो सकता है, ठीक है। तो वो चलो कभी और डिस्कस करेंगे। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बट ओनली ऑफ ग्रेविटी। तो अर्थ का जो सेंटर है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, वो सिर्फ ग्रेविटी का सेंटर है। ऑब्वियसली
ग्रेविटी का ही हुआ ना, मतलब अर्थ खींच रही है पूरी दुनिया, तो ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में होती है। ऑल द स्फीयर्स रिवॉल्व अराउंड द सन एज द मिड पॉइंट एंड देयरफॉर द सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सन सेंटर यूनिवर्स हो सकता है क्योंकि आसपास सब लोग रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। द अर्थ हैज मोर देन वन टर्निंग, तो अर्थ सिर्फ ऐसा नहीं घूम रहा सन के खिलाफ, वो एक और तरीके से घूम रहा है, ठीक है, ऐसे 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 ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब दिन रात वाला भी घूम रहा है। सो अब यहाँ तक इन्होंने बोल दिया, कुछ चीज़ें बाद में थोड़ी डिस्प्रूव नहीं बोलूँगा, बट और आगे पता लगा तो उन्होंने बताया कि जर्मन साइंटिस्ट ने जॉन केपलर ने बोला, प्रूव किया कि अर्थ घूम तो रहा है बट ऐसा सर्कल में नहीं घूम रहा, वो एक इलेप्टिकल क्या बोलते हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, जैसे ऐसे नहीं ना घूम रहा, वो ऐसे घूम रहा है। इतना तो तुम्हें पता होगा, सोलर सिस्टम पढ़ा होगा 6th में शायद, 6th-7th में। सो हाँ, यहाँ तक हो गया। अब इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। गैलीलियो ने क्या किया, टेलीस्कोप इन्वेंट कर दिया। एरिस्टोटल को चैलेंज भी किया था, चलो वो सब तुम्हारी नहीं है, बट एनीवेज मतलब काफ़ी इन्वेंशंस हुए, तो टेलीस्कोप इन्वेंट कर दिया। टेलीस्कोप पता है ना, इसाइक न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन को तुम कैसे भूल सकते हो, फिजिक्स। सो ग्रेट, तो वो इसी टाइम पे थे न्यूटन वगैरह। Great discoveries were made in the field of medical sciences. Vesalius wrote a treatise on anatomy. विलियम हार्वी ने डिस्कवर किया कि हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है और वापस हार्ट में आता है। ये किसने किया, विलियम हार्वे ने, ठीक है। एंड पारासिलस प्रूव्ड द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। ये याद अच्छे से करना तुम्हें आ सकता है, ये किसने डिस्कवर किया। MCQ है तो और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉर्डियस प्रिपेयर्ड ईथर फ्रॉम इनकोहेरेंट सल्फ्यूरिक एसिड। हार्मोनेट डिस्कवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अरब्स ने अलजेब्रा न्यूमेरिकल्स दी वेस्ट को एंड मॉडर्न ज्योमेट्री बनाई थी सेगरिस ने। स्टीवन एडवोकेटेड डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइन्स वेयर मेजर्स। ये सब अब मतलब एक तरीके से तुम हाँ भी कह सकते हो, एक तरीके से डिसएग्री भी कर सकते हो, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है। मतलब देखो हिस्ट्री बहुत तकड़े लेवल पे मोल्ड की जा सकती है, तो की भी गई है, हम कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। इन्होंने डिस्कवरीज की है, इंडिया वालों ने भी काफ़ी कुछ डेसिमल सिस्टम किया था आर्यभट्ट ने, बट स्टिल। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रेनेसां। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है रेनेसां? रिफॉर्मेशन मूवमेंट, पहले तो लेड टू रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जो कि अगले में पढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि इतना रेनेसां हो रहा था, कैथोलिक चर्चेस की कोई सुन नहीं जाता, तो इन्होंने क्या कहा कि यार अब हमें भी अपने अंदर जो रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, जो हमारे में कमियां है वो सही करते हैं, नहीं तो सब लोग तो भाग रहे हैं हमसे, सब लोग तो उधर जा रहे हैं। तो इसलिए जो कैथोलिक चर्चेस थी वो भी इंप्रूव हुई, ठीक है। दस बिकम द क्रिटिकल रिचुअल प्रैक्टिस बाय द चर्च इंस्टेड ऑफ रिफॉर्मेशन। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि आधे बंदे इससे निकल के उनकी जैसा बनने की कोशिश में क्या बन गए, प्रोटेस्टेंट्स, उनको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट्स, और जो इसमें रह गए वो कैथोलिक्स होते हैं। अब ये अगले चैप्टर में अच्छे से आएगा। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म, अगला चैप्टर इस पे है, ठीक है। तुम्हारा दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म हुआ तुम्हारा, कि इन द मिडल एजेस द ओनली स्टडी अंडरटेकन वाज द स्पिरिचुअलिटी एंड थियोलॉजी। दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर। तो मिडल एजेस में क्या था, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बातें करते रहो, वही सब पढ़ाया जाता था। अब क्या हुआ कि वो फ्यूचर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगे लोग, ठीक है। रेनेसां ने काफ़ी लोगों का खोल दिया कि यार जो इंसान है वो बहुत कुछ कर सकता है, वो अपने नेचर के में काफ़ी कुछ बदल सकता है। ऑब्वियसली मेरा पहले था कि अगर बाढ़ आई तो मर जाएंगे, अब डैम बना दिए, मतलब आइडिया तो आ गया ना डैम वगैरह का, कि ऐसा हो सकता है, हम रोक सकते हैं बाढ़ को या कुछ कर सकते हैं। सो हाँ, कितना कुछ हुआ। उसके बाद है तुम्हारा यार साइंटिफिक आउटलुक जो हुई। साइंटिफिक आउटलुक में क्या कि मतलब लोगों ने साइंटिफिकली देखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि बस भगवान की मर्जी है तो ये हो गया, मतलब हाँ वो भी एक एस्पेक्ट होता है ज़िंदगी का, बट रीज़न ढूंढने क्यों क्यों क्यों, ठीक है। उससे ही प्रोग्रेस हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन का। उसके बाद राइज ऑफ क्या है, हाँ राइज ऑफ मोनार्ची, मैं नीचे देखने लगा था। राइज ऑफ मोनार्ची मतलब कि क्या बोलते हैं, रेनेसां ने एक प्रूव कर दिया, एक काफ़ी फोर्स लेके आया। पहले जो राजा वगैरह थे उन सबको ऐसा फ्यूडल सिस्टम हटा के नया सिस्टम क्या आया, मोनार्चियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया। उससे क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर राजा वगैरह गवर्न करेगा, वो सब होता था ना, तो वो सब होगा। ये फिर गेम ऑफ थ्रोन्स यार, ठीक है। So, and the feudal system strengthened the desire to people ability, people security, political stability. Thus, they readily provided support to the king and enhanced the power of monarch. So, सिंपल है, मतलब लोगों ने किंग को काफ़ी सपोर्ट किया क्योंकि वो रेनेसां को सपोर्ट करते थे। तो ऑब्वियसली मतलब सब एक सर्कल है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, उसके बाद जो आर्ट्स है वो भी डेवलप हुई। इतना हमने पढ़ा उससे वो पता लग गया ना डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स कैसे हुई। तो पेंटिंग, स्कल्पचर्स वगैरह सब इंप्रूव हुए, तो उससे लोगों को काफ़ी सीख भी मिली। राइज ऑफ द मिडिल क्लास सॉरी, अब जो मिडिल क्लास वाले थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह थे, उन्होंने सब कुछ कंट्रोल करके रखा था। अब उन्होंने क्या किया कि क्या दे हैड अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन द हैंड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली दे हैड द लीजर टू एंजॉय। तो जैसे मैंने कहा पहले ये चीज़ सिस्टम था, जो मिडिल क्लास थे, लॉर्ड्स वगैरह थे, इनके पास सारा धंधा वगैरह था, यही पैसा नीचे देते थे, यही लैंड इनके पास था, सब इनके पास था।
अब ये चीज़ हट गई, तो अब जो स्लेव्स थे या फिर जो नॉर्मल लोग थे, ठीक है, उन सब लोगों को, जो मिडिल क्लास थे, उन सब लोगों का भी फ़ायदा हुआ, वो भी लैंड खरीद सकते थे, वो भी अपने तरीके से कोई भी रिलीजन क्या कहते हैं, मतलब अलग अलग जो क्या कहते हैं चीज़ें फॉलो कर सकते थे, नो, सोल्जर वगैरह, लॉयर वगैरह, कुछ भी बनो। एंड मिडिल क्लास डेवलपमेंट रैपिड प्रोग्रेस भी बनाने लग गए। राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल स्टेट्स। अब नेशनल स्टेट्स का क्या मतलब है कि पहले तुम्हें कहा ना कि कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता था कि यार ये है, कभी कैथोलिक चर्चेस आपस में लड़ाई होगी तो रोमन एम्पायर 10-20 टुकड़ों में बट गया। अब उन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक नेशनलिज्म की फीलिंग भी आने लग गई, ठीक है, नेशनल स्टेट्स की ग्रोथ हुई। लास्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे, बहुत तकड़े कॉन्सिक्वेंसेज थे। पहला, साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, लोगों को नए नए रूट्स बनाए। अच्छा, ये शिप सिर्फ यहाँ तक जा सकती है, इसको बड़ी बनाते हैं, इसको और तकड़ी बनाते हैं, ये दूर तक जा पाएगी, इंडिया तक पहुँच जाएगी वगैरह, सब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब हुआ, अलग अलग जो लैंड थे उनको लोगों ने डिस्कवर किया, ठीक है। लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट विद द ट्रेड एंड यूरोप। अब डिस्कवर किया इन द सेंस, ये हमें यूरोप के व्यू पॉइंट से बता रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि इंडिया वगैरह होता है, हमने नहीं डिस्कवर किया होता है। इंडिया में तो इनसे बहुत पहले का चल के आ रहा है, ठीक है, हम तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कब के हैं, आपस में पता नहीं था इतना लोगों को। तो वो ये जो चैप्टर है ये यूरोपियन की आंखों से दिखाई गई। ऑब्वियसली जो मैं कहा ना, अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत किया, तो वो सब है। हाँ, तो मतलब ट्रेड रूट्स काफ़ी बने। सो दीज कमर्शियल रिलेशन मेड प्रॉस्पेरिटी टू यूरोप, दे आल्सो पेव्ड द वे फॉर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। यूरोपियन कंट्रीज बिगन टू एक्सपोर्ट द रिसोर्सफुलनेस ऑफ द कंट्री कॉलोनीज इन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका टू इंक्रीज देयर पावर। तो यूरोपियंस ने क्या किया कि अपने जो रिसोर्सेज हैं वो अमेरिका वगैरह एशिया से लेके आने लग गए, और जैसे मैंने कहा वही सब कॉलोनाइजेशन वगैरह पूरी तकड़े लेवल पे, भयंकर लेवल पे शुरू हो गई। उसके बाद तुम्हारा है रिफॉर्मेशन चैप्टर, ये छोटा सा ही है यार, ये तो हो जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी छोटा ही है, मतलब बड़ा है बट इंटरेस्टिंग होगा ये फील, क्योंकि कार्ल मार्क्स वगैरह के थॉट प्रोसेस समझना मुझे तो मज़ा आया था फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था। सो एनीवेज, तब तक के चलते हैं। आई होप तुम्हें कुछ बनाओ, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं भाई ब्लैक बोर्ड क्यों नहीं यूज़ करता तू, ये ले कर लिया ब्लैक बोर्ड यूज़, खुश हो से यार। तब तक के चलते हैं यार। आई नो काफ़ी लेट वीडियो आई है बट स्टिल फिर आएगा, हाँ तो गई हो या। नमस्ते, जय हिंद।